की जो 350 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था माना जाता है, तो उस पर अगर आप कैलकुलेट करें तो 200 लाख करोड़ की काली कमाई हो रही है। डिमोनेटाइजेशन उसको काबू नहीं कर पाई। डिमोनेटाइजेशन तो उसके लिए था ही नहीं एक तरह से, तो हमको बेवकूफ़ बनाया गया। हमारे यहाँ जैसे कि काले धन की अर्थव्यवस्था सन 55-56 में 4 से 5% थी, अभी 62% हो गई। तो मतलब क्राइम बढ़ गया, इलीगैलिटी बढ़ गई। इलीगैलिटी के पीछे जो करप्ट बिजनेसमैन, करप्ट पॉलिटिशियन और करप्ट एग्जीक्यूटिव, इन तीनों का हाथ है। अगर ये तीनों का ये तिगड़ी अगर ये साथ नहीं होगी तो आप गलत काम नहीं कर सकते। अगर 100 पॉलिटिशियन हैं, उसमें एक ऑनेस्ट है, 99 ऑनेस्ट नहीं है। तो देखा गया है कि अगर एक बीमारी आ जाती है घर में तो वो गरीबी की रेखा के नीचे चला जाता है। तो इसको मैं कहता हूँ डिगिंग होल्स एंड फिलिंग होल्स, मतलब गड्ढा खोदिए गड्ढा भरिए। एक्टिविटी विदाउट प्रोडक्टिविटी। इमारतें गिर जाती हैं, पुल गिर जाते हैं, क्योंकि उस पर जो करना चाहिए वो सही ढंग से नहीं होता है। उसी तरह जैसे व्यापम है, फेक डिग्री सर्टिफिकेट, तो वो कैसे पकड़ा गया? एक व्यक्ति की माँ को कैंसर था, उनकी डेथ हो गई, तो उसने पाया कि वो डॉक्टर की फेक डिग्री थी। काले धन की अर्थव्यवस्था यही सबसे बड़ी समस्या है, और ये 3% लोगों के हाथ में केंद्रित है, वही इससे फायदा उठा रहे हैं, और जो 97% है उनको नुकसान हो रहा है। मेरा मानना है कि जीएसटी हमारे देश के लिए सही नहीं है। ये कहा जाता है कि 160 देशों में जीएसटी चल रहा है, पर किसी और अर्थव्यवस्था में 94% असंगठित क्षेत्र नहीं है। मतलब वैट और जीएसटी दोनों ही गलत है। इन्होंने क्या किया, जीएसटी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। मतलब इतने सारे टैक्स रेट कर दिए, 0 कर दिया, 5 कर दिया, 12 कर दिया, 18 कर दिया, 28 कर दिया, फिर सेस हो गए तरह तरह के, फिर गोल्ड पे अलग, ज्वेलरी पे अलग, इस पे अलग, 10 तरह के टैक्स हो गए। और होना चाहिए सिर्फ एक टैक्स, जितने वन नेशन वन टैक्स बोला था, बट वो है तो नहीं है। 60% हमारी काले धन की अर्थव्यवस्था है। अगर वो टैक्स रेट में होती तो हमारा उस पे काले धन की अर्थव्यवस्था से हमें 24% अतिरिक्त टैक्स मिलता। अभी ये 17% पे हमारा टैक्स बहुत कम है, खासकर जो अमीरों के ऊपर टैक्स है बहुत कम है। तो वो तो एक तो क्योंकि उनको कंसेशन मिल जाता है तरह तरह से, फिर काली कमाई से वो जब टैक्स से बच जाते हैं। अभी जो इन्होंने जीएसटी के रिफॉर्म्स वो 2.0 किए हैं, आपको किस चीज़ से मोटिवेटेड लगते हैं? ट्रम्प टैरिफ से मोटिवेटेड लगते हैं या पूरा आप? तो जीएसटी में हम जब रेट कम करेंगे तो जब दाम कम होगा तो उससे डिमांड बढ़ेगी। पर ये अभी कह रहे हैं कि नेट में हमारा 48 लाख करोड़ रुपए का लॉस होगा। तो 48 लाख करोड़ का जो लॉस है उससे हम 4.5 लाख करोड़ रुपए की डिमांड को नहीं कॉम्पेंसेट कर सकते। टैक्सेशन बोलते हैं, एक तरफ दाम तेज होना, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में जो गिरावट होना, प्लस इन्फ्लेशन। हाँ, तो वो हो गया। और अगर ये ज्यादा बढ़ गया तो रिसेशन हो जाएगा। तो या तो बाकी सारे देश मिल जाएं अमेरिका के खिलाफ, और ट्रंप ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई कि देशों को मिलने मत दो, एक साथ बार्गेन नहीं करने दो। अगर सब एक साथ बार्गेन करते तो ट्रंप को झुकना पड़ता। हम कहें कि हम ट्रंप अगर ये 10% हमारे पर लगाएगा, हम भी 10% लगाएंगे, वो हमारे पास 50 लगाएगा, हम भी 50 लगाएंगे। ट्रंप को 1 महीने के अंदर विड्रॉ करना। तो हम तो ऑलरेडी झुक गए थे, चीन नहीं झुका, और इसीलिए चीनी एम्बेसडर ने 20 दिन पहले कहा कि जितना आप झुकेंगे उतना वो और दबाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि वो एपॉलिटिकल हैं, यानी कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि देश की राजनीति में क्या हो रहा है, लेकिन उनको ज़रूर फर्क पड़ता है अपनी सैलरी से, अपनी इन्वेस्टमेंट से, अपने बिजनेस रेवेन्यू से, अपने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस से और अपने बच्चों की एजुकेशन से। सो अगर आपको भी इन सब से या इन सब में से किसी एक से भी फर्क पड़ता है तो आई एम सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, यू कैनॉट अफोर्ड टू बी एपॉलिटिकल, क्योंकि हमारी सरकारी पॉलिसीज और देश की अर्थव्यवस्था ही ये तय करेंगी कि आप कितना कमाएंगे, कितना बचा पाएंगे, या फिर आपके बच्चे कितना पढ़ पाएंगे। और ये सब चीज़ें हमारे साथ डिस्कस करने के लिए वी आर प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड टू हैव विद अस renowned economist, author and JNU's former chair professor Arun Kumar sir. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने हमने अपना प्रेशियस टाइम दिया। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हम देखते हैं कि आजकल जीडीपी मतलब 4 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड जीडीपी को हम इतना फ्लॉन्ट करते हैं, तो एक मिडिल क्लास सैलरीड पर्सन की लाइफ में ये रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होता? इतनी ग्रोथ जो है हमारे पॉकेट्स पे क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है? ऐसा नहीं कि जो जीडीपी है वो तो एक एग्रीगेट फिगर है, मतलब कि सब मिला जुला के ना, उसमें किसको कितना मिल रहा है वो नहीं बताता है ना। और हो सकता है कि कुछ जो अमीर लोग हैं ज़्यादातर हिस्सा उनको मिल जाता है, तो बाकियों के लिए कम होता है। तो इसको हम बोलते हैं अपने इकोनॉमी से डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब कि किसको कितना हिस्सा मिल रहा है। तो हमारे देश में जो 2 बड़े हिस्से हैं, एक संगठित क्षेत्र है और एक असंगठित क्षेत्र है।
असंगठित क्षेत्र में लोग बहुत कम तनख्वाह में काम करते हैं, कोई 6,000, कोई 8,000, कोई 10,000, कोई 12,000, है ना। वो करीब करीब गरीबी की रेखा के आसपास है। उसके तो ऐसे 90% लोग हमारे यहाँ हैं जो एक्चुअली गरीबी की रेखा के आसपास है ना। थोड़ा बहुत ऊपर होंगे। अगर गरीबी की रेखा से आप 10-20 रुपए ज़्यादा कमा लेते हैं प्रतिदिन, तो ये नहीं कि आप अमीर हो गए, फिर भी गरीब ही रहते हैं, है ना। तो अभी जैसे कि सरकार ने ई श्रम पोर्टल सेटअप किया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई सरकार को पैंडेमिक के दौरान, कितने लोग वापस जा रहे हैं शहरों से गांव में, और आपको पता होना चाहिए कितने हमारे हैं। तो उन्होंने ई श्रम पोर्टल बना दिया। उस पर प्रधानमंत्री जी ने बताया कि 30 करोड़ लोगों ने रजिस्टर किया है, और उसमें से शुरुआती समय में 90% ने कहा हम 10,000 रुपये से कम कमा रहे हैं। तो उसके बाद डेटा हटा दिया सरकार ने, हाँ, जिससे कि ये पता ना लगे लोगों को कि क्या स्थिति है। लेकिन अगर आप देखें तो इंटरनेशनल जो वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन है वो $2.9 होती थी, अब $3.15 कर दी। तो उसके हिसाब से हम चलें तो 90% लोग हमारे यहाँ गरीब हैं। तो इसलिए गरीब की संख्या बहुत है। मिडिल क्लास जो है वो तो ज़्यादा 4-5-6% है। उसमें भी कुछ अपर मिडिल क्लास होगा, कुछ लोअर मिडिल क्लास होगा, कुछ मिडिल क्लास होगा। तो इस तरह से, और जो अमीर है वो 1.5-2% से ज़्यादा नहीं है। फिर लोग काली कमाई करते हैं। जो हमारे यहाँ जो अमीर हैं और जो अपर मिडिल क्लास हैं वो काली कमाई भी करते हैं। उनकी संख्या 3% के आसपास के करीब होगी। तो इस तरह से अगर आप देखें तो जो मिडिल क्लास है वो संघर्ष क्षेत्र में काम करता है और उसको कुछ मिला है। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है और जो गरीब है उसको बहुत कम मिला है या नहीं मिला है। तो इसलिए, क्योंकि हम जब सोचते हैं, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं, हम लोग सोचते हैं कि सब हमारी तरह है। हाँ, सब हमारी तरह नहीं है। अगर आप जैसे गुड़गांव के मार्केट में जाएं तो दुकानों पे एक बोर्ड लगा होता है कि मुझे हेल्पर की जरूरत है, 9,000, 10,000 रुपए की तनख्वाह। तो कोई ऐसा नहीं कि वो मतलब 1 लाख 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो गरीबी की रेखा से नीचे है। तो हमको ये पूछना पड़ता है कि भाई हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम अमीर के बारे में बात कर रहे हैं, या जो मिडिल क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, या जो लोअर मिडिल क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, या जो मतलब 90% जो गरीब है उनके बारे में बात कर रहे हैं। राइट। तो जब तक हम ये अलग अलग करके नहीं देखेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। तो जो भारत देश है वो विभिन्न तरह के लोगों का है, हम एक सिर्फ वो नहीं कह सकते। तो इसीलिए जो अभी सरकार कहती है कि हमारी अर्थव्यवस्था $3.8 ट्रिलियन की हो गई, हम अब मतलब चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, जापान से भी आगे निकल गए वगैरह वगैरह, है ना। ये सारी बातें करते हैं, पर वो ये नहीं बताते कि इसमें जो गरीब 90% हैं, जो 6-7% जो मिडिल क्लास हैं, उनको कितना मिल रहा है। उसके लिए हमको अलग से देखना पड़ता है। जैसे मैंने बताया ई श्रम पोर्टल है, या जो मिडिल क्लास है उसको अलग से देखना पड़ता है। फिर दूसरी बात ये कि जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो जो जीडीपी हम आंकते हैं, जो जैसे $3.8 ट्रिलियन है, वो उसका आधार होता है संघटित क्षेत्र का डेटा। असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसका डेटा ही नहीं है जीडीपी में। नहीं, उसका डेटा जो आता है वो उसको एक मेथड की तरह से लिया जाता है। ओके। वो मेथड में संघटित क्षेत्र का डेटा आता है, खासकर जो क्वार्टरली डेटा है ना। क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप देखें तो करीब 7 करोड़ माइक्रो यूनिट है, और करीब 5 लाख 6 लाख हमारे स्मॉल और मीडियम यूनिट है, और सिर्फ 5-6 हज़ार बड़े यूनिट है ना। तो ये बड़े यूनिट का डेटा तो आ जाता है, लेकिन क्वार्टरली डेटा में ये जो एमएसएमई जिसको बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम, उसका डेटा नहीं उपलब्ध होता। तो हम ये मान लेते हैं कि जैसे संघटित क्षेत्र का डेटा है उसी प्रकार से इनका भी डेटा चल रहा होगा, जो कि नोटबंदी के पहले ठीक था लेकिन नोटबंदी के बाद ठीक नहीं है। फिर हमारे यहाँ किसानी है, उसमें कोई कहता है 8 करोड़ लोग हैं, कोई कहता है 11 करोड़ किसान हैं। सरकार दे रही है उनको जो 6,000 रुपये साल, है ना। तो उसमें जो 85% किसान हैं वो 5 एकड़ से कम जमीन जोतते हैं, और बहुत सारे तो आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ जोतते हैं, वो बहुत छोटे हैं। तो उनकी आमदनी कितनी है ये देखना पड़ेगा। तो जो लास्ट सर्वे हुआ था 2017-18 में, उसमें पाया गया कि एक जो एवरेज किसान है उसकी किसानी से 27 रुपये प्रतिदिन आमदनी होती है, सिर्फ 27 रुपये। वो साल में 30-40-50 हज़ार रुपये कमा लेता है।
तो वो बिल्कुल गरीब है। तो इसीलिए सरकार को अब ये 6,000 रुपये दे रही है हर किसान को, या 5 किलो राशन दे रही है ना। अगर वो लोग इतने गरीब नहीं होते तो ये 6,000 रुपये देने की जरूरत और 5 किलो राशन मुफ्त देने की ये जरूरत नहीं। अब ये जरूर है कि इसमें धांधलेबाजी भी बहुत होती है कि जो मतलब इतना गरीब नहीं भी है वो भी क्लेम कर लेगा, ये सब होता है। लेकिन मोटा मोटा सरकार के ऊपर दबाव है कि गरीबी की वजह से, क्योंकि हमारा जो असंगठित क्षेत्र है जिसमें कि वर्कर भी है, फार्मर भी है, वो परेशानी में जी रहा है। और जो हमारे यहाँ जो ये जीडीपी बढ़ता है उसका बड़ा हिस्सा जो रिच, अपर मिडिल क्लास और कुछ मिडिल क्लास ले जाता है। राइट। तो इसलिए नीचे के लिए कुछ बचता नहीं है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर हम इस डेटा को सही ठीक तरह से करें कि हम जो असंगठित क्षेत्र है ना, उसका हम देखें कि क्या हो रहा है अलग अलग सेक्टर में। तो जैसे कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है वो तो कृषि है, उसमें 46% लोग काम करते हैं। फिर ट्रेड आता है दूसरा, जिसमें आज भी सबसे बड़ा एम्प्लॉयर कृषि ही है। 46% लोग काम करते हैं। और ट्रेड में लोग कहते हैं कि 3.5 करोड़ लोग काम करते हैं, है ना। वो भी एक बड़ा वो है। तो ट्रेड में अब क्या हुआ है पिछले, अगर आप देखें 8-9 साल में, कि ई कॉमर्स 20-30% बढ़ रहा है। और जो नेबरहुड स्टोर है आपके घर के पास का, उसका जो काम कम हो रहा है। जैसे कि हम अपने घर का ही देखें, है ना, तो हालांकि एक ही उदाहरण है पर ऐसे चारों तरफ दिख रहा है। बच्चे भी अब ई कॉमर्स से ऑर्डर कर देते हैं, है ना, अपना जो भी चाहिए 1 मिनट डिलीवरीज वो है, पर अमेजोन से कर दिया, इससे कर दिया, उससे कर दिया, है ना, जो सामान मंगवाना है। तो हम अपने स्टोर में नहीं जाते, बगल वाले स्टोर में, है ना। राइट। तो इसलिए वो जब अगर 25-30% बढ़ रहा है तो जो नेबरहुड स्टोर है वो तो गिरावट पे है ना, उसका तो काम कम हो रहा है वहाँ पे। और ये जो ई कॉमर्स है ये हाईली ऑटोमेटेड है, मैकेनाइज्ड है, तो इस पे रोजगार कम पैदा होता है। जो नेबरहुड स्टोर है वहाँ पे हर स्टोर पे 2-3 लोग मतलब होते थे, तो अब वो जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कम हो गया। उसी तरह जो हमारा माइक्रो सेक्टर, स्मॉल सेक्टर है, वो भी जो गिरावट पे है। तो वहीं पे अगर आप देखें तो एमएसएमई का 97.5% रोजगार माइक्रो सेक्टर में आता है। तो वहां पे गिरावट होगी तो बहुत बड़े लेवल पे जो रोजगार कम हो जाएगा। तो जो अभी हमारे पास रोजगार की परेशानी है कि बेरोजगारी बढ़ रही है ना। तो बेरोजगारी बढ़ने का मतलब ही ये है कि जो हमारा असंगठित क्षेत्र है वो और जॉब्स नहीं कर रहा और वर्क नहीं क्रिएट कर रहा। और जो हमारा असंगठित क्षेत्र है उसमें बहुत बड़े लेवल पे लोग परेशानी में जाते हैं। अगर उनको कोई और काम नहीं मिल रहा तो वो अपना बस स्टैंड पे चना बेच लिया, एक खोमचा लगा लिया, कुछ चाय बेच ली, कुछ ऐसा ही काम बेचारे करेंगे, क्योंकि उसके बिना तो वो जीवित नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि उसका रोजगार हो गया, जबकि वो रोजगार सिस्टम नहीं जनरेट कर रहा। वो तो एक तरह से उनके लिए करना जरूरी है, नहीं तो वो जिंदा नहीं रह सकते, सर्वाइवल के लिए है। तो इसलिए उसको हम रोजगार, तो इसलिए हम लोगों ने जैसे कहा कि रोजगार भी, बेरोजगारी ना 4 तरह की होती है। क्योंकि अब अगर हम ये कहें कि जी उसको झक मार के कुछ चना बेचना पड़ जाएगा बस स्टैंड पे, कुछ सब्जी बेचनी पड़ जाएगी, तो वो प्रॉपर रोजगार नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि बेरोजगारी कहाँ है, क्योंकि अरे वो तो चना बेच रहा है, अरे वो तो चाय बेच रहा है, अरे वो तो ये कर रहा है, वो तो सिर पे बोझा ढो रहा है, तो रोजगार हो गया। पर ये कोई रोजगार सिस्टम की वजह से नहीं है, ये तो उसको जबरदस्ती करना पड़ रहा है क्योंकि उसका सर्वाइवल नहीं है। तो इसलिए हमने बेरोजगारी को 4 हिस्सों में बांटा अपनी रिपोर्ट में। 2022 में हमने रिपोर्ट जारी की थी। तो एक तो वो है जो काम ढूंढ रहा है, जिसको काम नहीं मिल रहा। एक वो है जो बाजार में 12 घंटे बैठता है, उसको 2 घंटे काम मिलता है, तो अंडर एम्प्लॉयड है ना। रिक्शे वाला है, वो अपना खड़ा रहेगा, उसको 2-3 घंटे का काम मिल जाएगा, है ना। जो सिर पे बोझा ढोता है उसको 2-3 घंटे का कहीं काम मिल जाएगा, तो अंडर एम्प्लॉयड है ना। फिर एक तीसरा जिसको हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड का मतलब है कि वो दुकान पे बैठा हुआ है लेकिन कोई ग्राहक नहीं है। तो मतलब हो सकता है 2 लोग बैठे हों, 3 लोग बैठे हों, क्योंकि कुछ और करने को नहीं है। खेत पे पूरा परिवार बैठा हुआ है लेकिन एक ही का काम है, तो उसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। कि वो मतलब हम काउंट कर लेंगे कि वो उनका रोजगार है, पर एक्चुअली में वो कुछ जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनका प्रोडक्टिविटी नहीं है ना, प्रोडक्टिविटी नहीं है ना, उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। और चौथा वो है जो जिसने काम ढूंढना बंद कर दिया। तो हमारे यहाँ जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है, जिससे हम नापते हैं कि कितने लोग हमारे लेबर फोर्स में हैं, है ना, वो और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से बहुत कम है।
अगर हम CMI का डेटा देखें तो कहते हैं 45-46% है। अगर सरकार का भी डेटा देखें तो कहते हैं 55-56% है। लेकिन और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जैसे चीन हो गया, ब्राजील हो गया, अमेरिका हो गया, वहां तो 65 से 70% होते हैं। तो हमारे यहाँ 10 से 20% लोग कम हैं उनके मुताबिक, है ना। तो वो बहुत बड़ी संख्या है। तो इसलिए हम लोगों ने ये पाया कि 32 करोड़ लोगों के पास तो कुछ सही काम है या है, और 28 करोड़ के पास सही काम नहीं है या बिल्कुल ही काम नहीं। तो अगर बेरोजगारी होगी तो फिर गरीबी भी साथ में होगी। जिनके पास रोजगार नहीं है उनको तो कुछ आमदनी मिलेगी नहीं, तो आपका GDP चाहे बढ़े पर उनको तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, और इसीलिए गरीबी हो जाती है। क्योंकि अगर 32 करोड़ लोग के पास कुछ ढंग का काम है, उनको आमदनी है, तो ये 32 करोड़ को 145 करोड़ को सपोर्ट करना है, क्योंकि जनसंख्या तो 145 करोड़ है। तो हर एक व्यक्ति के ऊपर 4.4 लोग निर्भर होते हैं। अगर ये 28 करोड़ को भी काम मिल जाए तो 60 करोड़ के पास होगा, उनको 145 करोड़ को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो हर एक व्यक्ति पे 2.2 लोगों का भार पड़ेगा। तो फिर घर की प्रॉस्पेरिटी ठीक हो जाएगी। तो जितना बेरोजगारी होगी उतना ही जो ये GDP बढ़ रहा है उसका हिस्सा गरीब के पास नहीं जाएगा। और ये जो कौन से लोग हैं जो सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयड हैं या जिन्होंने काम ढूंढना बंद कर दिया? महिलाएं। महिलाओं का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो भारत में बहुत ही कमजोर है, बहुत कम है। कम हो रहा है या कमजोर था या अभी मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड पे नहीं, चल रहा है? सरकार तो कह रही कि बेटर हो रहा है। बेटर, क्योंकि यही हम सुनते हैं, महिला सशक्तिकरण एंड एवरीथिंग, वो हम सुन रहे हैं। नहीं, सशक्तिकरण तो मतलब आप तरह तरह से कर सकते हैं ना, राइट। पर लेकिन रोजगार मिलेगा तो उनके हाथ में आमदनी आएगी, तो फिर वो सशक्तिकरण होगा। कॉर्पोरेट में भी हम देखते हैं कि काफी महिलाएं नजर आती हैं, ये सिर्फ दिखता है। कॉर्पोरेट तो देखिए हमारे देश में 2.5-3% है सिर्फ। वो 2.5-3% के आधार पे हम नहीं कह सकते कि सशक्तिकरण हो गया, राइट, है ना। संगठित क्षेत्र हमारा सिर्फ 6% है। 6% के आधार पे हम ये नहीं कह सकते कि सारा का सारा सशक्तिकरण हो गया। ये सारे बड़े बरगलाने वाली चीजें हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं अरे IM से किसी को पैकेज मिल गया 2 करोड़ का। अरे एक को मिल गया तो ये थोड़ा कि 50,000 को मिल गया 2 करोड़ का पैकेज। या हम बोलते हैं कि जी इस कॉलेज के एक लड़की को 50 लाख का पैकेज मिल गया, तो इसका मतलब यूँ नहीं कि जो करोड़ों जो बच्चे आते हैं जॉब मार्केट में हर साल उनको करोड़ों का पैकेज मिल जाता है ना। सिर्फ सक्सेस स्टोरी ग्लोरीफाई कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ वो प्रेजेंट नहीं कर रहे, नहीं करते। तो हम मतलब जो ये हमें एक बड़े वो दिखा दिया जाता है सपना सा कि ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हमें तो हकीकत में जाना पड़ेगा कि एक्चुअल में कितने बच्चों को काम मिल रहा है। तो अभी हम लोगों ने अनुमान लगाया कि हर साल जैसे कि 10वीं करके, 12वीं करके, BA करके, MA करके कितने बच्चे जॉब मार्केट में आते हैं हर साल, है ना। क्योंकि जिसने 10वीं किया वो तो 15 साल की उम्र पे आ जाएगा, जिसने 12वीं किया वो 17 साल की उम्र पे आ जाएगा। तो आपको 15 साल पहले, 17 साल पहले कितने बच्चे थे उनके हिसाब से नापना पड़ेगा। तो 2022 में हमने देखा कि करीब 2.7 करोड़ बच्चे इस तरह से 10वीं, 12वीं, BA, MA करके वो जॉब मार्केट में आते हैं, या वो तैयार होते हैं जॉब मार्केट में आने के लिए, है ना। तो हमें तो 2.7 करोड़ काम निकालना है ना हर साल, और 28 करोड़ का बैकलॉग है। अच्छा, इसमें 2.7 करोड़ में हमने कहा कि 25% महिलाएं वो नहीं आएंगी क्योंकि वो शादी हो गई, बच्चे हो गए, कुछ वजह से वो नहीं, तो भी 2.4 करोड़ चाहिए। अब सरकार कहती है नहीं, हम तो 50 लाख नौकरी कर रहे हैं। अब कहाँ हमें चाहिए 2.4 करोड़, और जो बैकलॉग है 28 करोड़ का, तो हमें तो कम से कम 6-7 करोड़ काम हर साल निकालना पड़ेगा। और सरकार खुश है कि 50 लाख हम कर देते हैं। सरकार तो ये भी कहती है कि सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो जनरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है भी नहीं। वो ठीक बात है कि देखिए हमारा जो पब्लिक सेक्टर है उसमें मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो कुल मिला के आपके करीब 18-20 मिलियन आता है ना। और आपका वर्क फोर्स है 600 मिलियन, यानी कि महज 3% लोग हैं जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं। बट आप ये मानते हैं कि सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? सरकार की जिम्मेवारी है कि वो ऐसी कंडीशंस क्रिएट करे जिससे कि जॉब क्रिएशन हो, है ना। वो खुद डायरेक्टली नहीं दे सकती। अब ये बात ठीक है कि भारत में अगर आप पुलिस प्रति लाख देखें, जजेस प्रति लाख देखें, इनकम टैक्स ऑफिसर्स प्रति लाख देखें तो बहुत कम है बाकी देशों के कंपैरिजन में। उसमें भी भर्ती नहीं हो रही, तो जो है ऑलरेडी उसमें भी नहीं भर्ती कर रहे। तो इसलिए उसको बढ़ाया जा सकता है कि 18 मिलियन से आप 30 मिलियन कर दीजिए,
आप 35 मिलियन कर दीजिए उसको, है ना, जिससे कि सुचारू रूप से आपका जुडिशरी काम करे, पुलिस काम करे, ब्यूरोक्रेसी काम करे, है ना। अभी हमारे यहाँ बहुत कमी है, तो इसमें बहुत कमज़ोर है हमारा जो जुडिशल सिस्टम, पुलिस सिस्टम वगैरह बहुत कमज़ोर है, और करप्ट भी बहुत है ना। तो करप्शन से और गड़बड़ी होती है, पर उस पर हम बाद में आएंगे। पर सवाल ये कि हमें तो 28 करोड़ का बैकलॉग और हर साल 2.4 करोड़ अतिरिक्त जो लोग आएंगे, तो हमें 6-7 करोड़ की बात हम कर रहे हैं साल में, तब जाके 5 साल में कुछ समाधान निकलेगा, है ना। तो 50 लाख जो अभी हो रहा है उससे काम नहीं होगा। और सरकारी नौकरी अगर आपने 18 मिलियन से बढ़ा के 1.8 करोड़ से बढ़ा के 3 करोड़ भी कर दिया, तो उससे भी समाधान नहीं निकलेगा। तो हमें तो सही कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी जिससे रोजगार पैदा हो, तभी जाके गरीबी की समस्या और ये सब होगा, और तभी जो जीडीपी बढ़ रहा है उसका बेनिफिट लोअर लेवल पे भी मिलेगा। नहीं तो जो जीडीपी जो बढ़ेगा उसका ऊपर जो लोग अपना निकाल लेंगे, आम आदमी को मिलेगा नहीं। तो मेरा मानना है कि हमारी अर्थव्यवस्था अभी 3.8 ट्रिलियन डॉलर की नहीं हुई है, अभी हम 2.5 ट्रिलियन डॉलर पे ही हैं। क्योंकि असंगठित क्षेत्र का अगर हम डेटा देखें अलग से, है ना, जैसे कि लेदर गुड सेक्टर है, तो उसमें जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है तो 20% है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर 80% है। ये 20% बढ़ रहा है, 80% गिरावट पे है। जैसे कि प्रेशर कुकर इंडस्ट्री है, उसमें 5 बड़ी इकाइयां हैं, 25 छोटी इकाइयां। 5 बड़ी इकाइयां 24% बढ़ रही हैं, ये गिरावट पे हैं। उसी तरह लगेज इंडस्ट्री, उसी तरह आपका जो बाकी और चीज़ों में देखें तो ये सब हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो संगठित क्षेत्र है उसी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाता है, और उसी में बहुत ऑटोमेशन और मैकेनाइजेशन है। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें बैंकिंग का, 1990 में हमको सारे काम करने के लिए बैंक के अंदर जाना पड़ता था, पैसे निकालना, पासबुक भरवाना, चेक करना, ये करना वो करना। आज ये इस मोबाइल पे सब हो जाता है, तो लोग बैंक नहीं जा रहे। तो बैंकों का काम 1000 गुना तब से बढ़ गया, लेकिन उसका वर्कफोर्स आधा हो गया। और ये हम हर सिर्फ बैंक्स में नहीं, कहीं पे भी कस्टमर केयर का तो पूरा स्टाफ ऑलमोस्ट है ही नहीं। तो इसलिए मतलब जैसे कि ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स भी मैकेनाइज्ड है ना? फिर आपका बैंकिंग हो गया, या आपके बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हो गई, जैसे कि स्टील का उत्पादन अगर देख लें, है ना, तो टाटा स्टील 1990 में 2 मिलियन टन स्टील बनाता था और 88,000 लोगों को एम्प्लॉय करता था। लेकिन 2015 में, है ना, अब तो और भी उससे ज़्यादा होगा, 2015 का मैंने देखा था डेटा, तो अब वो 15 मिलियन बनाता है स्टील और सिर्फ 30,000 लोग काम करते हैं। तो आपका उत्पादन बढ़ गया 7.5 गुना, और आपका वर्कफोर्स हो गया 1/3, है ना। तो ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इसमें रोजगार पैदा नहीं होगा। आप इन्वेस्टमेंट इसमें करते जा रहे हैं, या जैसे कि आप देखें कि सड़क बनती थी पहले, तो उसमें सैकड़ों लोग काम करते थे 1980 के दशक में। आज बड़े बड़े बुलडोजर्स, बड़े बड़े जेसीबीज और क्रेन के साथ 10 लोग काम करते दिखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी इतना मैकेनाइजेशन हो गया है कि वहाँ पे भी आपको ज़्यादा काम नहीं। फिर कृषि, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि पहले आप हल बैल से करते थे, अब ट्रैक्टर से करते हैं। जो 1 एकड़ 3 दिन में करता था वो अब 3 घंटे में हो जाता है। फिर उसी तरह जैसे फसल की कटाई होती थी उसमें बहुत लेबर लगता था, अब हार्वेस्टर कंबाइन आ गए, तो जो काम आप पहले 10 दिन में करते थे वो आके 1 दिन में कर देगा, है ना। उसी थ्रेशिंग है, पोटैटो डिगिंग मशीन्स हैं, ये सब आ गया। तो कृषि में भी काम नहीं पैदा हो रहा। तो इसलिए जब अगर काम नहीं पैदा होगा तो फिर बच्चे क्या करेंगे? बहुत बड़े लेवल पे बच्चों में परेशानी है कि काम नहीं मिल रहा। अभी मतलब नेपाल का तो एक एक्सट्रीम केस हो गया कि वहां पे तो भड़क पड़ा, फूट गया कि बच्चों को काम नहीं मिल रहा। बांग्लादेश में पहले हुआ, श्रीलंका में हुआ, इंडोनेशिया में हो रहा है ना, जहाँ पे भड़क, क्योंकि काम जनरेट करना जरूरी, नहीं तो बच्चे क्या करेंगे? उनको जो मतलब काम चाहिए, नहीं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फुलफिल करेंगे अपनी। और एक हताशा और निराशा बहुत हो जाती है बच्चों में, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो कहेंगे कि जी देखो, तो हमने तो आपको कोचिंग कराया, हमने तो आपको इलाहाबाद भेजा, हमने तो कोटा भेजा, हमने तो मुखर्जी नगर भेजा, और आप जो निकम्मे हो, आपको काम नहीं मिल रहा। और उसकी गलती नहीं है, क्योंकि काम जो उसके लायक काम है तो उत्पादन नहीं हो रहा समाज में, तो इसलिए उसकी गलती नहीं है, पर उसको कोसा जाता है। उसको खुद ही अंदर से ग्लानि होती है कि भाई मुझे काम करना चाहिए, मेरे पास काम नहीं है। तो वो क्या कर रहा है? वो डिप्रेस्ड हो रहा है, वो सारा टाइम मोबाइल फोन पे लगा रहेगा। अब मोबाइल फोन पे लगे रहने से डिप्रेशन बढ़ता है, और फिर वो सब्सटेंस अब्यूज में चला जाता है। तो एक बिहार की स्टडी थी, वहां पे दिखाया कि परिवार के अंदर छीना झपटी हो रही है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है
और आपको ये सब्सटेंस अब्यूज करना है, ड्रग्स है, ड्रिंक्स है, सिगरेट है, ये सब, तो पैसे चाहिए। तो इसलिए ये सोशल प्रॉब्लम हो रही है और ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी हो रही है, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसका फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टीज उठाती हैं, उनको कोई जो पैसा दे दिया और उनसे अपना उल्टा सीधा काम करा लिया। तो तरह तरह से समाज में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल, ये तीनों तरह की प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। इससे वायलेंस भी बढ़ रही है ना, क्योंकि जब छीना झपटी होगी या जिसके पास पैसा नहीं होगा वो क्राइम में जो कहीं इन्वॉल्व हो जाएगा, गलत काम में इन्वॉल्व हो जाएगा, है ना। उसको कोई इंसेंटिव दे देगा कि भाई तुम ड्रग्स कर लो, तुम ये जो फिशिंग का है, जो ऑनलाइन हो रहा है लोगों के अकाउंट वगैरह को करना, इन सब चीज़ों में फंसा लेगा, उलझा ले। अब वो करे भी तो क्या करे, वो कहता है भाई कुछ तो काम मिल रहा है, कुछ तो पैसे आ रहे हैं। तो इसके बहुत बड़े इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस है। तो इसलिए जो आपने सवाल पूछा ना, वो बहुत ही एक मतलब व्यापक उसका वो दायरा है। हाँ जी। कि मिडिल क्लास का क्या हो रहा है, वो सिर्फ मिडिल क्लास का नहीं हो रहा, मिडिल क्लास का हो रहा है, लोअर क्लासेस का हो रहा है, समाज का हो रहा है, पॉलिटिकल हो रहा है, सोशल हो रहा है, इकोनॉमिक हो रहा है, सभी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व है। राइट सर, अभी जैसे आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का, ऑटोमेशन का, कि इस वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज कट डाउन हो रही हैं, बट सरकार या जो भी बड़े इंडस्ट्रीज हैं वो इस बात को एज अ काउंटर ले सकती हैं कि हमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तो चाहिए, ऑटोमेशन तो आज के दौर में चाहिए ही चाहिए, तो उसको हम कैसे काउंटर करेंगे कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी रहे, एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट करते रहे? इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है जो अच्छी डेवलप्ड इकोनॉमीज में आज जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम है, वो ऐसा क्या कर रही हैं जो हम नहीं कर रहे कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत रेशो ऊपर जा रहा है? नहीं, ये भी एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि समाज में जब आप ये देखते हैं कि कोई समस्या है तो उसका हल निकालना सरकार को और समाज को ही करना पड़ता है। लेकिन जो हमारा जो ऊपर का समाज है ना, जो सत्ता में है, वो पॉलिटिकल भी है, पॉलिटिक्स में भी है, बिजनेस वाले, उनका एक साठगांठ है। वो चाहते हैं सस्ता लेबर मिले। तो सस्ते लेबर के लिए जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो जो लेबर डिमांड नहीं कर सकता ज़्यादा तनख्वाह, तो सस्ता लेबर वो चाहते हैं। वो चाहते हैं लेबर कहीं रिवोल्ट ना करे। तो शिक्षा बहुत अच्छी नहीं होनी चाहिए। शिक्षा जब अच्छी होगी तो बच्चा सोचेगा और सोच के वो अपने निष्कर्ष पे आएगा। तो मुझे याद है कि जैसे विक्रम सेठ की सूटेबल बॉय है, उसने कहा कि 50s की पॉलिटिक्स ना भारत की, वो बड़ी फ्यूडल थी। जो लीडरशिप थी वो ज़्यादातर लैंडलॉर्ड से निकली थी, क्लास से। वो नहीं चाहते थे गरीब के बच्चों को जो पढ़ाई मिले, तो वो अच्छी शिक्षा नहीं के फेवर में थे। तो हमारा बजट शिक्षा पे ज़्यादा कभी नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, है ना। और मैं पहले फिजिक्स करता था, तो फिजिक्स छोड़ के मैं इकोनॉमिक्स में आया। तो बीच में मैंने भी एक साल रूरल डेवलपमेंट में थोड़ा काम किया। तो उस समय जो लैंडलॉर्ड था हमारा, जहाँ होशंगाबाद ज़िले में हम लोग काम करते थे, तो हमें कहता था कि ये बच्चों को पढ़ा दोगे तो मेरा गरड़िए का काम कौन करेगा, आप इन बच्चों को मत पढ़ाओ। तो हमारे यहाँ अगर आप देखें तो एसर की रिपोर्ट आती है। एसर की रिपोर्ट मतलब एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2005 से। तो वो दिखाती है कि गांव के जो स्कूल हैं उनमें 5वीं जमात के आधे बच्चे दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर पाते। और जो 2024 की रिपोर्ट है वो तो और भी ज़्यादा खराब निकली कि 14 से 18 साल के बच्चे, यानी कि जो कि 6ठी 7वीं जमात में भी, है ना, वो 40% बच्चे दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर पाते। तो शिक्षा इतनी खराब है कि बच्चे अपनी स्किल नहीं डेवलप कर पाते। उसमें हम लोग क्या करते हैं, रट्टा मार के सीखते हैं और फिर भूल जाते हैं, जबकि नॉलेज को एब्जॉर्ब करना चाहिए। नॉलेज को जब हम एब्जॉर्ब करेंगे तो और नॉलेज डेवलप होगी। तो हमारे देश में ये शिक्षा जो पद्धति है ना, ये बहुत ही खराब है। इसमें बच्चों को सिर्फ रट्टा मार के सिखा के, कोचिंग वाले जो होते हैं वो भी रट्टा मार के एग्जाम टेक्निक सिखा देते हैं, पर वो नॉलेज कैसे एब्जॉर्ब होगी ना, वो उनको नहीं करते। तो हमारी जो कमज़ोरी है वो शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। तो उसका उदाहरण ये है कि जैसे 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, उसी के आसपास साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं उनको भी आज़ादी मिली। मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, साउथ कोरिया हो गया, है ना, चीन हो गया, ये सब है ना उसी समय। लेकिन ये बड़ी तेज़ी से आगे निकल गए और हम उतना आगे नहीं निकल पाए। तो उसका लोग उदाहरण ये देते हैं कि उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान दिया। उन्होंने हर बच्चे को स्कूल में
कर दिया बाय 1965। हमारा भी गोल था लेकिन हम नहीं कर पाए। आज भी हमारे देश में 30 मिलियन जो चाइल्ड लेबर है जो स्कूल नहीं जा पाता या नहीं जाता है। तो हमने ना शिक्षा पे ना स्वास्थ्य पे ध्यान दिया। अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे तो वर्कर प्रोडक्टिव हो जाता है। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देंगे तो वर्कर अनप्रोडक्टिव रहता है। तो इसलिए हमको जो करना चाहिए था वो हमारे एलीट ने नहीं किया। हमारा जो पॉलिटिकल क्लास, जो हमारा बिजनेस क्लास है ना, यही लोग सत्ता चलाते हैं, इन्हीं की साठगांठ से सत्ता चलती है। इन्होंने बल्कि उल्टा क्या किया कि काले धन कमाया। जो नीतियां थी उनको तोड़ा। जैसे 50s-60s में लाइसेंसिंग थी जिससे कि हमारी तेज तरक्की हो जाए, तो लाइसेंसिंग को ही तोड़ा इन्होंने, कॉर्नर कर लिया, जिसको क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं कि वो पॉलिटिशियन से साठगांठ करके। लाइसेंसिंग को अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दें तो। हाँ, तो लाइसेंसिंग मतलब ये किस इंडस्ट्री में कितना उत्पादन होना चाहिए, है ना, किस हिसाब से हमारा इन्वेस्टमेंट हो जिससे कि हम सब चीजें पैदा कर सकें, है ना। ये नहीं कि इस चीज में तो बहुत इन्वेस्टमेंट हो गया, इसमें कम हो गया तो बैलेंस नहीं रहेगा। तो लाइसेंसिंग का ये था कि एक ऑप्टिमम, मतलब कि सब चीजें कितनी उत्पादन होनी चाहिए, कितना ट्रांसपोर्ट, कितना जो फाइनेंस, कितना जो स्टील, कितना कोयला, कितना ये, तो एक वो ऑप्टिमम जो होना चाहिए उसके हिसाब से वो हो। तो जो लाइसेंसिंग थी उसमें क्या किया, जो बड़े बड़े जो क्रोनी कैपिटलिस्ट थे वो साठगांठ करके उन्होंने उसको कॉर्नर कर लिया। मतलब कि मुझे ही लाइसेंस मिले और किसी को ना मिले। तो उससे फिर गड़बड़ी हो गई क्योंकि आपने कॉर्नर करके फिर शॉर्टेज क्रिएट कर दी, तो चीज़ उत्पादन भी नहीं हुई और जो आपका वो प्लानिंग जो फेल हो गया। तो हमारे यहाँ प्लानिंग का फेलियर जो मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने पॉलिटिशियन से वो करके ये सारा किया। तो मेरा मानना है कि हमारे यहाँ जो नीतियां हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, लोगों ने काली कमाई करनी शुरू कर दी। बट प्रधानमंत्री तो कहते थे कि डिमोनेटाइजेशन के बाद काला धन खत्म हो जाएगा। वो तो अब की बात है, मैं तो सन 50-60 की बात कर रहा हूँ ना, जब हमें शुरुआत में जब हमने ग्रो करना शुरू किया तो उस समय ही ये सारा जो कंसेंसस था कि हमें देश को बनाना है वो धीरे धीरे टूटने लगा, है ना। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो उद्योगपति और ये सब ना, ये प्रेशर डाल के इन्होंने जो नीतियां थी उनको गलत रास्ते पे किया। तो काली कमाई जब बढ़ने लगी तो कैल्डोर साहब आए थे, कैम्ब्रिज के प्रोफेसर, वो सन 55-56 में उन्होंने आका कि काली कमाई इस भारत में 4 से 5% है। फिर उसके बाद वांचू कमेटी आई, उसने सन 70 में बताया कि वो 7% हो गई है। फिर हमारी रिपोर्ट जो जिसका मैं भी हिस्सा था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की रिपोर्ट, उसने बताया कि 1980-81 तक वो 18 से 21% हो गई। फिर मैंने अपने ब्लैक इकॉनमी वाली किताब में बताया कि वो 1995-96 तक 40% हो गई। और फिर मैंने अपने EPW के लेख में 2016 में दिखाया कि वो 2012 तक 62% हो गई। तो यानी कि काली कमाई बढ़ती जा रही है। तो काली कमाई बढ़ने का मतलब है कि आपकी नीतियां फेल करेंगी। और 2025 में आपको क्या लगता है कितना है हो उसके बाद मैंने और किया नहीं क्योंकि बड़ा कठिन होता है। पर अगर ये मान लें कि 62% ही चल रहा है अभी, क्योंकि बढ़ता जा रहा था, पर अगर और हम ये मान लें कि और नहीं बढ़ा पर 62% ही है, तो यानी कि आज की जो 350 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था माना जाता है, तो उस पर अगर आप कैलकुलेट करें तो 200 लाख करोड़ की काली कमाई हो रही है। अभी डिमोनेटाइजेशन उसको काबू नहीं कर पाई। डिमोनेटाइजेशन तो उसके लिए था ही नहीं एक तरह से। तो हमको बेवकूफ बनाया गया क्योंकि नोटबंदी जो होती है उसमें आपने नोट निकाल लिए पर आमदनी तो नहीं रुकी ना। अगर एक डॉक्टर है वो 50 पेशेंट देखता है रोज और उसमें सिर्फ 20 को डिक्लेयर करता है, 30 को नहीं करता, तो 30 की काली कमाई हो गई, है ना। जो बिजनेसमैन है वो कहेगा जी अपना जो घर में सर्वेंट है या जो भी है ना, उसको दिखा देगा वो बिजनेस में है। वो अपने बच्चों को 5 स्टार होटल ले जाएगा और दिखा देगा कि ये तो बिजनेस एक्सपेंस है ना। तो तरह तरह से अंडर इन्वॉइसिंग, ओवर इन्वॉइसिंग होती है जिससे काली कमाई, तो वो तो रुकेगा नहीं। आपने अगर पुराने नोट निकाल भी दिए और नए नोट उसकी जगह आ गए तो वो जो हर साल की कमाई वो कहाँ रुकेगी। और बल्कि जो नोटबंदी हुई उससे काली कमाई और बढ़ गई क्योंकि लोगों ने बैंक में जाके बैंक मैनेजर वगैरह को पैसे दिए और अपने पुराने नोट नए नोट कर दिए। इसीलिए RBI का जो डेटा आया वो दिखाता है कि 99.3% तो सारे पुराने नोट वापस आ गए और जो बाकी 0.7% था वो हमें पता है कि वो नेपाल में, भूटान में, दुबई में, वहां पे थे। तो यानी कि पूरा का पूरा पैसा मतलब आ गया वापस, है ना। और अगर ये जो पैसा होता है
काला जिसको हम बोल सकते हैं, वो जो काली जो वेल्थ होती है उसका महज 1% होता है। तो अगर आप वो पूरा पैसा निकाल भी लेते 3-4 लाख करोड़ रुपए जो काला पैसा था, तो भी जो 300-400 लाख करोड़ रुपए की काली वेल्थ है वो तो नहीं जाती। और जो आपकी इनकम जनरेशन है अंडर इन्वॉइसिंग ओवर इन्वॉइसिंग से वो भी चलता रहता। तो ये नोटबंदी का कोई काली अर्थव्यवस्था से लेना देना नहीं है। बस इससे हुआ ये कि आपने अर्थव्यवस्था को डैमेज कर दिया। क्यों? क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र है वो तो कैश में काम करता है, और जब कैश नहीं था साथ पास तो वो काम करना बंद कर दिया। वो वर्कर को वेज नहीं दे पाए, वो सामान नहीं खरीद पाए, तो बहुत बड़े लेवल पे जो हमारा असंगठित क्षेत्र वो बंद हो गया। तो अर्थव्यवस्था एकदम गिरावट पे आ गई। तो नोटबंदी के समय से हमारी अर्थव्यवस्था गिरावट पे है, न कि वो बढ़ रही है। तो हमारा जो असंगठित क्षेत्र है वो गिरावट पे है, और जो संगठित क्षेत्र है वो बढ़ रहा है। तो कुल मिला के हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो सरकार तो कहती रहती 6.5-7%, पर मेरा मानना है वो 1.5-2% पे ग्रो कर रहा है। और बीच में तो पैंडेमिक में तो ज़बरदस्त गिरावट हुई है ना। तो इसलिए जो हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो तभी सुचारू रूप से चलेगी जबकि काली कमाई को हम कंट्रोल करेंगे और जो नीतियां हैं वो लागू होना शुरू हो जाए। अभी क्रोनी कैपिटलिज्म के चलते हुए मतलब किसी की भी इंडस्ट्री को आप एक्वायर कर सकते हैं, दबाव डाल के किसी पे इनकम टैक्स रेट कर दिया, किसी पे ईडी रेट कर दिया, तो उससे हमारा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट गिर जाता है। क्योंकि खतरा बढ़ जाता है लोगों को कि भाई मैं अच्छी इंडस्ट्री चलाऊं और फिर किसी की निगाह गड़ जाए, वो पॉलिटिकल प्रेशर में आके फिर मुझे अपना बेचना पड़ जाएगा। तो जैसे कि ये बम्बई का नया एयरपोर्ट है ना, वो बेचना पड़ गया। जो ओनर थे उन पे ईडी रेड हो गई, इनकम टैक्स रेड हो गई, फिर बेचना पड़ गया उनको, है ना। वो उनको मैसेज मिल गया कि भैया तो बेचो और नहीं तो हम आपको तंग करते रहेंगे। तो इसके चलते हुए क्या हो रहा है कि जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो देश छोड़ के जा रहे हैं। मतलब 2014 से 2019 के बीच में जो आंकड़े आए, 23,000 अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स छोड़ के चले गए। तो हमारे यहाँ 2.5 लाख के करीब अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स थे उस समय। और फिर 2019 में और 7,500 चले गए, फिर 2022 में और 7,500 चले गए। और जो डेटा पार्लियामेंट में दिया कि मतलब 2023-24 में करीब 2.5 लाख लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप ही छोड़ दी, है ना। तो इससे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खराब हो रहा है, और जब इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खराब होगा तो फिर आपकी अर्थव्यवस्था ठीक से काम नहीं करेगी। तो ये जो काले धन की अर्थव्यवस्था है ये देश की सबसे बड़ी परेशानी है। क्योंकि ये जो काले धन की अर्थव्यवस्था है इसके चलते हुए जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं मिलती और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट और खराब हो जाता है। तो इसको मैं कहता हूँ डिगिंग होल्स एंड फिलिंग होल्स, मतलब गड्ढा खोदिए गड्ढा भरिए। यानी कि आपने दिन में एक व्यक्ति को लगाया गड्ढा खोदने का, रात में एक व्यक्ति को लगा दिया गड्ढा भरने के लिए, तो अगले दिन आपने देखा उत्पादन तो शून्य है लेकिन 2 लोगों की आमदनी हो गई। तो इसको मैं कहता हूँ एक्टिविटी विदाउट प्रोडक्टिविटी। तो यानी कि सड़कों में भी हम देखते हैं। जी हाँ, तो मैं उदाहरण देता हूँ। सड़क है, उस पर आपने कोल्टा नहीं डाला, आपने एग्रीगेट ठीक से नहीं डाला, बारिश आई वो बह गई, तो आप उसी सड़क को रिपेयर करते रहते हैं, नहीं नई सड़क बनाएं, है ना। उसी तरह इमारतें गिर जाती हैं, पुल गिर जाते हैं, क्योंकि उस पर जो करना चाहिए वो सही ढंग से नहीं होता है। उसी तरह जैसे व्यापम है, फेक डिग्री सर्टिफिकेट, तो वो कैसे पकड़ा गया। एक व्यक्ति की माँ को कैंसर था, उनकी डेथ हो गई, तो उसने पाया कि वो डॉक्टर की फेक डिग्री थी। तो फेक डिग्री वाले डॉक्टर, फेक डिग्री वाले इंजीनियर, है ना, फेक डिग्री वाले आपके जो चारों तरफ अगर भर जाएं तो फिर काम कैसे होगा, आपकी उत्पादकता नहीं हो सकती। तो ये काले धन की अर्थव्यवस्था यही सबसे बड़ी समस्या है, और ये 3% लोगों के हाथ में केंद्रित है, वही इससे फायदा उठा रहे हैं। और जो 97% है उनको नुकसान हो रहा है। किसी को एजुकेशन के लिए कैपिटेशन फी देना पड़ रहा है, किसी को हॉस्पिटल में जो किसी को खिलाना पिलाना पड़ रहा है, किसी को जो सरकार में कुछ काम करने के लिए खिलाना पिलाना पड़ रहा है। तो काले धन की अर्थव्यवस्था ये बहुत ही भयंकर है, जिससे नीतियां फेल कर जाती हैं, और ये हमारे देश में धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। मतलब पेपर लीक का एक सीधा सीधा जो रेपरकशन होगा वो हमारी इकोनॉमी पे बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि जो बच्चा उससे पेपर लीक से जो कॉपी करके या जिसको किसी ने बिठा दिया वहां पे, उसने उसका पेपर भर दिया और फिर उसने जॉब करना शुरू कर दिया, पर उसकी जो स्किल है ही नहीं, केबिलिटी नहीं है, तो जो आएगा जो ट्रेन होके उसकी केबिलिटी नहीं होगी। और उसके दिमाग भी होगा कि देखो मैं पैसे से सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे अपनी स्किल डेवलप करने की जरूरत नहीं है। तो हम तो जैसे जेएनयू में भी देखते थे, कई बच्चे कहते थे सर अच्छी डिग्री लेके हम क्या करेंगे, काम लेने के लिए तो हमें जो पैसा देना पड़ेगा, पुश लगाना पड़ेगा, हमारे पेरेंट्स का पुश होगा। तो एक
मतलब कैपेबिलिटी डेवलप करने का भी एक जो माहौल है वो कमजोर पड़ जाता है। तो इसके जो काली अर्थव्यवस्था है, इसके तरह तरह से नुकसान हैं हमारे अर्थव्यवस्था में। जैसे हमारी अर्थव्यवस्था, जैसे हमारा समाज चलना चाहिए, वैसे नहीं चलता। हमारे इलेक्शन में ब्लैक मनी चलता है ना। तो जो मतलब जो असली में जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो नहीं होता। लोग मतलब बरगला देते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं, उनके कास्ट के आधार पे वोट ले लेते हैं, उनकी कम्युनिटी के आधार पे वोट ले लेते हैं, न कि उनके अपने काम के आधार पे। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है कि ये वोट बैंक बना लो, वोट बैंक, इसमें इतना पैसा डाल दो, उसमें उतना पैसा। तो लाखों करोड़ रुपए खर्च होता है आजकल के जो इलेक्शन में। तो इसलिए जो जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जिससे कि लोगों का जो हित सामने आए, वो नहीं हो पाता है। जो जीत के आ जाता है वो फिर जो ऊपर ऊपर जिनसे उन्होंने पैसा लिया उन्हीं के साथ करता है। तो मैंने अपने काले धन की अर्थव्यवस्था में 14 एमपीज जो सक्सेसफुल थे 98 इलेक्शन में ना, उनको इंटरव्यू किया और सब ने कहा कि हमें तो बड़े उद्योगपतियों ने, लोकल लोगों ने, जजेस ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, पुलिस वालों ने, इन्होंने सब पैसा दिया। और खुद ही उन्होंने कहते हैं कि हमें पता क्यों दे रहे हैं, कि जब हम अगर सत्ता में आए तो हम उनको फायदा पहुंचाएंगे। तो क्विड प्रो को। और उन्होंने सभी ने कहा कि हम तो पहला दिन जब पार्लियामेंट या जो लेजिस्लेटिव में जाते हैं तो हम झूठ बोलते हैं कि हमने तो सिर्फ 25 लाख खर्च किया। हमने खर्च किया होगा, हो सकता है 6-7 करोड़ उस समय के हिसाब से, है ना। आज के हिसाब से तो जहां 90 लाख की लिमिट है तो लोग तो 90 करोड़ भी खर्च करते हैं, 200 करोड़ भी खर्च करते हैं। तो वो मतलब झूठ से ही उनकी शुरुआत होती है। तो सारा का सारा करियर जो होता है पॉलिटिशियन का, वो सारा टाइम झूठ बोलने का होता है कि पब्लिक को कुछ बोलो और एक्चुअल में इन लोगों को फायदा पहुंचाओ। तो इससे, जैसे मैंने क्रोनी कैपिटलिज्म से इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट तो खराब होता ही है, जो हमारे पब्लिक डिस्कोर्स है वो भी खराब हो जाता है। अब लोगों का विश्वास नहीं रह गया पॉलिटिशियन पे, क्योंकि पॉलिटिशियन जाके प्रॉमिस करता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सड़क बना देंगे, घर बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और वो होता नहीं। तो पब्लिक कहती है कि भाई आपका जो फ्यूचर में आप जो करोगे करो नहीं करोगे, आज मुझे क्या दे रहे हो। सारी पब्लिक को इसीलिए आपको फ्री बस टिकट देना पड़ता है, इसीलिए आपको उनके हाथ में पैसा देना पड़ता है, इसीलिए आपको अनाज देना पड़ता है कि आज क्या करोगे। लैपटॉप देना पड़ता है, साइकिल देनी पड़ती है, मिक्सी देनी पड़ती है ना। तो जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होता है उसकी तरफ ध्यान नहीं है। पब्लिक का है कि भाई वो तो हमें पता है आप करोगे नहीं हमारे लिए, है ना, तो आज हमें कुछ दो। और जो ज्यादा देता है उसको फिर जाके वोट कर देते हैं। तो उससे फिर रिप्रेजेंटेशन खराब होता है, डेमोक्रेसी खराब हो जाती है, पॉलिटिक्स खराब हो जाती है। तो इस सारी की तरह की गड़बड़ियां जो है ना, वो एक तरह से काले धन की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हैं कि हमारे यहाँ जो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए था वो कमजोर है, बहुत कमजोर है हमारे यहाँ। मतलब जैसे जुडिशरी में भी करीब 5 करोड़ केसेस हैं। मतलब लोगों को जस्टिस नहीं मिलता सालों साल। मतलब हमारे जो प्रिजन है उसमें अंडर ट्रायल ज्यादा है और जिनको जो एक्चुअली सजा मिल गई वो कम है ना। तो वो बेचारे 5 साल 10 साल 15 साल अंडर ट्रायल है। उनको अगर सजा मिल भी जाती तो हो सकता है कि उनको 2 साल 3 साल की सजा मिलती, 6 महीने की, पर वो केसेस ही चलते रहते हैं तरह तरह से। तो होता क्या है कि इतना करप्शन है कि जो होना चाहिए वो नहीं होता है। मतलब लोग आके पैसा दे के अपना डेट पोस्टपोन करा लेते हैं। तो जैसे वो फिल्म में कहा, तारीख पे तारीख पड़ती रहती है, केस नहीं होता। तो अगर हमारे कोर्ट्स में जैसे कि ये सेक्शन 12(6) होता है कि आपने प्रॉपर्टी रजिस्टर किया रेंट करने के लिए, तो वो केस मतलब आपने जब रजिस्टर कर लिया लीज, तो वो 3 महीने 4 महीने में सॉल्व हो जाना चाहिए। वो 4 साल 5 साल चलेगा। उसी तरह चेक बाउंसिंग का सेक्शन 138 या जो भी है उसमें, वो भी 3-4 महीने में सॉल्व हो जाना चाहिए, वो भी 4-5 साल चलता है। तो अपने आप जो चीज़ 3-4 महीने में कोर्ट में सॉल्व हो जानी चाहिए, वो अगर 4-5 साल चलेगी तो अपने आप ही केसेस 10-12 गुना हो जाएंगे। तो अगर जजेस टाइम पे जजमेंट देना शुरू कर दें तो जो अभी 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 लाख रहेंगे। और जजेस क्या कहते हैं जी, कोर्ट कम है, जजेस कम है। मैं कहता हूँ जजमेंट कम है। अगर जजमेंट टाइम पे आ जाए तो इतने जजेस की और इतने कोर्ट की जरूरत नहीं है। और जजेस और कोर्ट कोई प्रोडक्टिव थोड़े ना होते हैं, पुलिस कोई प्रोडक्टिव थोड़ी ना होती है। जितना क्राइम बढ़ेगा उतना आपका अनप्रोडक्टिव काम बढ़ेगा। जितने आपके जो केसेस होंगे कोर्ट में तो उतना आपका जो अनप्रोडक्टिव काम बढ़ेगा। तो आप प्रोडक्टिव काम में बढ़ाइए, ना कि अनप्रोडक्टिव चीजों में। और ये तो हम देख ही रहे हैं, अभी उमर खालिद का केस भी बेकार ही चली जा रहा है। चली जा रहा है।
नहीं, वहां तो एक पॉलिटिकल एंगल, वो तो पूरा पॉलिटिकल एंगल, पर जहां पे पॉलिटिकल एंगल नहीं भी है ना, जैसे कि चेक बाउंसिंग में है, आपका 12(6) में जो रजिस्टर्ड लीज डीड का है, वहां तो कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है, पर वहां पे वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाता है। जो पैसे वाला है वो उसको डिले करता जाएगा, है ना। जब केस, मतलब एक केस में मैंने देखा कि जब वो सॉल्व भी होने वाला था फाइनल हियरिंग में, तो उस दिन जो ऑपोजिट पार्टी थी वो जो बार काउंसिल का जो हेड था उसको ले आया। अब वो जज उससे घबराता है तो उसने और खींच दिया 2 साल। तो जो मतलब फाइनल हियरिंग 2.5 साल बाद होनी थी वो 4.5 साल हो गया। तो ये तो हमारे यहाँ सिचुएशन है कि मतलब तरह तरह से गड़बड़ियां होती हैं। पुलिस हफ्ता कलेक्ट करती है ना। तो जब मैंने काले धन की अर्थव्यवस्था की किताब लिखी तो मैंने एक फॉर्मर होम सेक्रेटरी से चर्चा की, तो उन्होंने कहा जितने दिल्ली में एडिशनल पुलिस स्टेशन बनते हैं उतना क्राइम बढ़ता है, क्योंकि जो उसका SHO होता है उसकी पोस्ट ऑक्शन होती है और वो फिर जब बीट कांस्टेबल को सारा पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। तो मार्केट में आप देखेंगे कि जगह जगह खोमचे वाले ये सब जो पटरी पे करते हैं, हर एक से हफ्ता लिया जाता है। वो वैसे ही बेचारा गरीब है और फिर उसको हफ्ता देना पड़ता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, DDA को, पुलिस को, सबको। और जो दुकान पीछे उसको भी पैसे खिलाने पड़ते हैं कि नहीं तो अपने दुकान के सामने उसको बैठने नहीं देगा। तो यानी कि सारा का सारा सिस्टम जो हमने बना लिया है ना, उसमें गरीब ही पिस रहा है। राइट। तो इसमें क्या डबल वहमी है कि अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि पोस्ट भी पूरे फिल नहीं करते, चाहे वो जुडिशरी हो, और पुलिस में भी काफ़ी ऐसे अनफिल्ड पोस्ट हैं। तो अभी आपने कहा कि जैसे जो नया SHO आता है उसकी पोस्ट ऑक्शन होगी, और जितने नए ये पुलिस स्टेशन खुलेंगे उतना ज़्यादा ये सब कुछ होगा। तो ये क्या डबल वहमी, अगर ज़्यादा अब हम पूरा भर देंगे, अगर उसकी फुल कैपेसिटी पे पुलिस डिपार्टमेंट को हम लोग एम्प्लॉय कर देंगे तो ये चीज़ें भी बढ़ जाएंगी? नहीं, तो इसलिए हमें देखना है कि वो सही ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा, अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है। मतलब जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। मतलब जजेस क्यों डेट पे डेट देते जा रहे हैं, है ना। जो मतलब अगर जैसे आपका केस आया और आपने उसमें डिसाइड कर लिया कि भाई इस तारीख को ये होगा, इस तारीख को ये होगा, इस तारीख को ये होगा, फिर उसमें ये नहीं कि वो जज वो आप दूसरे साइड का बोलेगा जी मेरा तो वकील जो है इलाहाबाद गया है, वो तो वहाँ, भाई वो आपकी मर्जी है, आपको तो आज पेश होना है ना, और इस ऑर्डर में होगा। तो ना जजेस का काम बढ़ेगा और ना ही जो ये लॉयर्स का काम बढ़ेगा, पर एक वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि लॉयर्स भी चाहते हैं कि केस चलता रहे तो उनकी जो फीस पर हियरिंग हो जाएगी, और जजेस भी अपना ये वेस्टेड इंटरेस्ट है उनका कि जे खिंचता जा रहा है तो और जजेस अपॉइंट करो, है ना। अगर देश में क्राइम कम हो जाए तो पुलिस की भी कम जरूरत पड़ेगी, है ना। तो क्राइम कब कम होगा, जबकि लोग आस्था रखेंगे लॉ में, है ना। अगर लोगों की आस्था ही टूट गई, उनको दिख रहा है कि भाई उसने पैसे खिला के ये कर लिया, उसने पैसे खिला के ये कर लिया, तो वो कहेगा मैं भी करूं, है ना, मैं क्यों नहीं अपने को सेल्फ इंटरेस्ट को सर्व करूं। पर अगर सब ये विश्वास हो जाए कि नहीं सब ढंग से होगा काम, तो फिर लोग गलत काम करना कम कर देंगे। तो हमारे यहाँ जैसे कि काले धन की अर्थव्यवस्था सन 55-56 में 4 से 5% थी, अभी 62% हो गई। तो मतलब क्राइम बढ़ गया, इलीगैलिटी बढ़ गई। तो ये इलीगैलिटी क्यों बढ़ी, क्योंकि इस इलीगैलिटी के पीछे जो करप्ट बिजनेसमैन, करप्ट पॉलिटिशियन और करप्ट एग्जीक्यूटिव, इन तीनों का हाथ है। अगर ये तीनों का ये तिगड़ी अगर इस साथ नहीं होगी तो आप गलत काम नहीं कर सकते। अगर बिजनेसमैन गलत काम नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं खिलाना पड़ेगा, है ना, तो पॉलिटिशियन को खिलाएगा। पॉलिटिशियन अगर गलत काम करने से मना कर देगा तो बिजनेसमैन गलत काम नहीं कर पाएगा, और पॉलिटिशियन जो ब्यूरोक्रेट है उसको कंट्रोल में रखेगा, तो वो जो ब्यूरोक्रेट या पुलिस वाला है या जो और है वो उसको कंट्रोल में रखेगा। तो ये तिगड़ी जो है ये काले धन की अर्थव्यवस्था चलाती है। ये तिगड़ी को अगर मतलब हम ब्रेक कर दे सके, है ना, तो फिर ये काले धन की अर्थव्यवस्था कम होगी, रूल ऑफ लॉ बेटर होगा। अभी तो ये है कि अगर मतलब 100 पॉलिटिशियन हैं उसमें एक ऑनेस्ट है, 99 ऑनेस्ट नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक आदमी के ऑनेस्ट होने से। उसी तरह पुलिस में अगर मतलब 100 में से 1 या 2% हैं जो कि ऑनेस्ट हैं, बाकी 98% जो है वो हफ्ता वगैरह गलत वगैरह काम करने में लगे रहते हैं, तो फिर वो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो 1-2 को मार्जिनलाइज किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि हमारे जुडिशरी में या पुलिस में या पॉलिटिशियन में ऑनेस्ट लोग नहीं हैं, पर वो मार्जिनलाइज हो जाते हैं, क्योंकि सारा सिस्टम जो बाकी लोग हैं ना उन्होंने ऐसा बना लिया है कि वो तिगड़ी उसमें काम करती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो हमारे यहाँ नीतियां हैं ना वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। मतलब शिक्षा की जैसे नीति है, हर बच्चे को स्कूल में होना चाहिए,
हमारा जो खर्चा है वो हम जो शिक्षा पे करते हैं, लेकिन वो वहाँ पे स्कूल तक जाता नहीं है, तो स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, या वो टीचर नहीं है, या पुस्तकें नहीं है, है ना, तो जो शिक्षा का फायदा मिलना चाहिए समाज को वो नहीं मिलेगा। उसी तरह हेल्थ है, हेल्थ में तरह तरह का करप्शन है ना, तो वो जो हेल्थ पे एक्सपेंडिचर है उसका फायदा नहीं मिलेगा, है ना। तो जो भी आपकी नीति है, सड़क बनाने की नीति है या आपकी और नीतियां हैं, उसमें जब ये गड़बड़ी रहेगी, जैसे कि इन्वेस्टमेंट में क्रोनी कैपिटलिज्म है, तो वो जो अल्ट्रा हाई नेट वर्थ है वो देश ही छोड़ के चले जाएंगे, तो आपका इन्वेस्टमेंट कमजोर पड़ जाएगा। जब इन्वेस्टमेंट कमजोर पड़ जाएगा तो आपकी ग्रोथ पे असर पड़ेगा। तो काले धन की अर्थव्यवस्था से ये सारी गड़बड़ियां समाज में बढ़ती चली जाती हैं, हर तरह की गड़बड़ी ना, क्योंकि लोगों की आस्था समाज के प्रति कमजोर हो जाती है। हर एक सोचता है कि मैं अपने लिए करूं, मैं अपना घर भरूं, नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, तो जो हमारा इलीट वर्ग है जो 3-4% है, वो ये करता है, बाकी तो बेचारे पिसते रहते हैं, उनको तो नुकसान ही है, क्योंकि जब आपके दाम बढ़ जाएंगे तो उनको नुकसान है, जब स्कूल ठीक से काम नहीं करेंगे तो उनको नुकसान है, जब हेल्थ काम नहीं करेगा ठीक से तो गरीब आदमी परेशान रहेगा, है ना। जैसे कि गरीब आदमी का देखा गया है कि अगर एक बीमारी आ जाती है घर में तो वो गरीबी की रेखा के नीचे चला जाता है, क्योंकि इतना खर्चा हो जाता है, उसको उधार लेना पड़ता है, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो इसलिए अगर हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, सड़कें, ये सब ठीक चलेंगी तो देश में खुशहाली होगी। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास साधन की कमी है, हमारे साधन गलत दिशा में चले जाते हैं, वो करप्शन की वजह से वो निकल जाते हैं। तो इसको मैं बोलता हूँ सोशल वेस्ट, मतलब समाज में जो होना चाहिए वो नहीं होता, तो एक वेस्ट हो जाता है वो। और फिर जो आदमी हताश निराश हो जाता है, और जो आदमी हताश निराश होगा तो फिर वो हताशा निराशा में ही काम करेगा, कोई गलत काम में पड़ जाएगा। राइट सर, इसमें हम जैसे डिमोनेटाइजेशन की थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, हम जीएसटी की भी बात करना चाहते हैं कि अभी रिसेंटली दोबारा से जीएसटी 2.0 और 2017 में भी बोला था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के चलते अब क्या जरूरत पड़ गई कि जीएसटी हटाना पड़ गया काफी प्रोडक्ट से? नहीं, हटाया नहीं, उसके रेट कम कर दिए, है ना, या ऐसे 0 रेट पे ले आए। तो मेरा मानना है कि जीएसटी हमारे देश के लिए सही नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे देश में 94% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, तो मतलब लगाना ही नहीं चाहिए था। मतलब जीएसटी जो है वो देश के लिए सही नहीं है। ये कहा जाता है कि 160 देशों में जीएसटी चल रहा है, पर किसी और अर्थव्यवस्था में 94% असंगठित क्षेत्र नहीं है इतना बड़ा, है ना। और हमारा असंगठित क्षेत्र ये जीएसटी से कोप नहीं कर सकता, क्योंकि जीएसटी, जैसे मैंने कहा कि हमारा असंगठित क्षेत्र बहुत छोटे छोटे लोग हैं, उसमें मतलब जो माइक्रो सेक्टर है उसमें एक इकाई में 1.7 लोग काम करते हैं, तो कहाँ से ऑर्गेनाइज हो जाएगा, वो कहाँ से फाइनेंस करेगा, कहाँ से जो वो अपना टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा, कहाँ से मार्केटिंग करेगा, वो नहीं कर सकता। उसी तरह किसानी में 85% 5 एकड़ से छोटे हैं, ज़्यादातर उसमें जो 1, 2, 3 एकड़ के, आधा एकड़ के हैं, वो कहाँ से संगठित हो जाएंगे। तो हम असंगठित क्षेत्र को खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसको संगठित नहीं बना सकते। सरकार ने एक गलत नीति अपना ली है कि हम असंगठित को संगठित कर देंगे। आप कैसे करेंगे? वो तो जो 1.7 लोग जिसमें काम कर रहे हैं वो संगठित नहीं हो सकता है। आधा एकड़ वाला किसान संगठित, उसको आप लेबर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि उसका बिजनेस ठप हो जाए और वो लेबर में कन्वर्ट हुआ है। तो ये जो नीति हमने अपनाई है जीएसटी की, वो हमारे देश के लिए सही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग बार बार कहते आए हैं कि इसका रिफॉर्म होना चाहिए। मैंने पहले 1986 में जब मॉड वैट इंट्रोड्यूस हुआ था तभी मैंने पॉइंट आउट किया था कि ये सही नहीं है। फिर जब वैट इंट्रोड्यूस हुआ 2005 में, तब भी मैंने कहा कि ये हमारे देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि हमारा असंगठित क्षेत्र कोई अकाउंट नहीं रखता। आप अगर लोकल बाजार में जाएं एक लोहार के पास कि आपका गेट बनना है, तो कोई अकाउंट नहीं रखता कि मैंने कितना लोहा खरीदा, मैंने कितना फ्लक्स किया, कितना मैंने जो वो टैंक खरीदा गैस का वगैरह। वो तो एक मोटा मोटा अंदाज से अपना काम करता है। मतलब और हमारे देश वैट और जीएसटी आप बिना अकाउंट करे नहीं कर सकते। मतलब वैट और जीएसटी दोनों ही गलत है, इंडायरेक्ट टैक्स होना नहीं चाहिए। नहीं, मतलब कि हमारे देश में 2 वजह हैं। एक तो जो वैट और जीएसटी है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का जो भार होता है वो गरीब पे ज्यादा पड़ता है, अमीर पे कम पड़ता है। उसकी वजह बड़ी आसान है। कोई अमीर आदमी है, वो 1 करोड़ कमा रहा है, तो ज्यादा 20 लाख 25 लाख रुपए साल का खर्च करता है ना। तो यानी कि अपना जो इनकम है उसका 25%, तो अपने 25% पे ही टैक्स दे रहा है।
पर जो गरीब आदमी है जो इस समय 2 लाख रुपए कमा रहा है वो तो पूरा 2 लाख जो खर्च कर देगा, तो उस पर जब टैक्स का बर्डन ज़्यादा पड़ जाता है क्योंकि उसकी हर चीज़ पे टैक्स है, जबकि जो अमीर आदमी है उसके तो सिर्फ 25% पे ही टैक्स पड़ रहा है। तो अगर उस 25% पे उसको अगर जो 10% या 15% टैक्स देना पड़ रहा है तो वो हो गया कोई समझिए 3-4%, जबकि इसका तो 100% पे अगर 10% पड़ रहा है तो इसका तो 10% टैक्स हो गया, है ना। तो ये रिग्रेसिव हो जाता है। तो इसलिए पहली बात तो हमें डायरेक्ट टैक्स से पैसे लेने चाहिए ना कि इनडायरेक्ट टैक्स से, है ना। तो हमें इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स इनसे लेना चाहिए, जो अमीर हैं उनसे टैक्स लेना चाहिए। तो वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो ये जीएसटी या वैट है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसमें ये जो बेचारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाला है वो पढ़ ही नहीं सकता। तो इसलिए हमारी सरकार ने उनको एग्जेम्प्ट कर दिया। ये तो अच्छी चीज़ की कि उन्होंने कहा कि भाई जो 50 लाख से कम टर्नओवर है गुड्स का प्रोडक्शन में उस पर हम टैक्स जीएसटी नहीं लगाएंगे, और जो सर्विसेज में 40 लाख 20 लाख से कम है उस पर नहीं लगाएंगे। अभी इन्होंने बोला जो मतलब जीएसटी जब आया तो अच्छा। जीएसटी के साथ 2017 से, और फिर अभी 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाला जो उसको कॉम्पोजिशन स्कीम में रखा उस पर सिर्फ सिंपल 1% का टैक्स लगता है। लेकिन यहीं पे परेशानी, क्योंकि इसमें जो जीएसटी होता है इसमें एक इनपुट क्रेडिट होता है, मतलब जो आपने पहले की स्टेज में टैक्स दे रखा है उसकी छूट आपको अगले स्टेज में मिल जाती है। तो अगर मैंने जैसे मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए कुछ प्लास्टिक का खरीदा, उस पर अगर 2 रुपये का टैक्स दिया है और ये मोबाइल फ़ोन पे मुझे 4 रुपये का देना है तो 4 में से 2 घटा के मुझे 2 ही रुपये टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो इनपुट क्रेडिट है वो असंगठित क्षेत्र को नहीं मिलता। ओके। तो यहाँ पे क्योंकि मेरा जो परचेज मैंने किया प्लास्टिक उसमें 2 रुपये का टैक्स था, वो मुझे छूट मिल गई तो मुझे मेरा दाम कम हो गया, तो मेरा कॉस्ट कम हो गया। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र वाला है उसका कॉस्ट कम नहीं हुआ, तो संगठित क्षेत्र का माल सस्ता हो गया, असंगठित क्षेत्र वाले का माल उतना वैसे ही रहा। तो इसलिए डिमांड शिफ्ट कर गई असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र, तो असंगठित क्षेत्र गिरावट पे हो गया, संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है। तो इसलिए हमारा जो असंगठित क्षेत्र है जहाँ पे 94% लोग काम करते हैं वहीं पे बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि जब वो जीएसटी का असर उसका ये हुआ कि असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में डिमांड चली गई। जैसे मैंने बताया लेदर गुड सेक्टर हो गया, प्रेशर कुकर सेक्टर हो गया, आपका ट्रेड सेक्टर हो गया, ये सब जो संगठित क्षेत्र की तरफ जा रहा है। तो संगठित क्षेत्र जब बढ़ेगा तो वहाँ तो रोजगार पैदा नहीं होगा, असंगठित क्षेत्र गिरावट पे होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इसलिए हमारे देश के लिए सूटेबल नहीं है। फिर इन्होंने क्या किया, जीएसटी को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, मतलब इतने सारे टैक्स रेट कर दिए, 0 कर दिया, 5 कर दिया, 12 कर दिया, 18 कर दिया, 28 कर दिया, फिर सेस हो गए तरह तरह के, फिर गोल्ड पे अलग, ज्वेलरी पे अलग, इस पे उस अलग, है ना। तो 10 तरह के टैक्स हो गए, और होना चाहिए सिर्फ एक टैक्स। जितने वन नेशन वन टैक्स बोला था बट वो है तो नहीं है, है ना। मतलब एक तरह से है कि वही रेट सब जगह लागू होगा, पर ऐसा नहीं कि सारी चीजों पे एक ही रेट है। 2 मानों में वन नेशन वन टैक्स होता है कि आपने अगर मोटरसाइकिल ली उस पर 18% लगा तो सब जगह देश में 18 होना चाहिए, वो भी वन नेशन वन टैक्स है ना। लेकिन अब क्या है कि होटल के जो आपने कमरा लिया 5,000 से कम का 7,500 से, उन पे अलग अलग रेट हो गए, तो लोगों ने उसका जो गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया, है ना। तो वन नेशन वन टैक्स के 2 पहलू थे, तो हमने रेट एक नहीं रखा, रेट तरह तरह के 10 तरह के, और सेस मिला, कॉम्पनसेशन सेस मिला के तो मैंने सुना कि 150-200 रेट हो जाते थे। तो उसमें सारा धांधली हुई, बहुत काले धन की कमाई हुई। सरकार ने भी एडमिट किया पार्लियामेंट में कि 2 लाख करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है काले धन की कमाई से इसमें, और कितनी फेक कंपनीज जो इनपुट क्रेडिट के लिए हैं, ई वे बिल में पुलिस की जय और जो इंस्पेक्टर की वो परेशानी। तो जो छोटा बिजनेस है वो तो इससे कोप ही नहीं कर पाता, तो वो बेचारा परेशान है। तो इसलिए जो जीएसटी है वो हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अब जीएसटी आपने लागू कर दिया तो अब क्या कर सकते हैं, अब इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है, जो मैं बार बार 2017 से लिख रहा हूँ। तो इसमें क्या रिफॉर्म की जरूरत है कि जिससे कि असंगठित क्षेत्र को नुकसान ना हो, ये इनपुट क्रेडिट का सिस्टम ही खत्म कर देना चाहिए। मतलब जो टैक्स है, आपने जैसे मोबाइल फ़ोन खरीदा, इस पे अगर 18% टैक्स था, तो अगर 30,000 का है तो आपको 5,500 रुपये का टैक्स था, ठीक है ना। तो ये 5,500 आपने जब खरीदा तो आपने दिया सारा, वो टैक्स चाहे मतलब प्लास्टिक वाले को मिला, जो आईसी सर्किट वाले को मिला, जो बाकी जो ट्रांसपोर्टर को मिला, चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिला, सैकड़ों जगह वो टैक्स गया। जो 5,500 आपने दिया वो सैकड़ों जगह वो पे हुआ।
तो इसलिए इनपुट क्रेडिट बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ जाता है, इन द सेंस कि उसको कलेक्ट करना, फिर क्रेडिट देना, फिर कलेक्ट करना, फिर क्रेडिट देना, है ना। तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसमें जो दसियों धांधली होती हैं। तो इससे अच्छा जो इनपुट क्रेडिट है वो खत्म कर दीजिए, लास्ट में आपने खरीदा आपको पे करना है, और एमआरपी पे लगा दीजिए। तो सिंपल होगा कि एमआरपी अगर इसका 30,000 है, उस पर 18% लगा दिया, तो 5,400 रुपये आपने चार्ज कर लिया, ठीक है ना। ये 5,400 आप 100 स्टेजेस में करेंगे तो उसमें हर जगह कॉम्प्लिकेशन होगा। तो लास्ट पॉइंट टैक्स है तो लास्ट पॉइंट पे ही कलेक्ट कर लीजिए। तो लोग कहते नहीं फिर काले धन की कमाई ज्यादा हो जाएगी, लोग अपना जो अकाउंट ठीक से नहीं देंगे। मैं कह रहा हूँ एमआरपी तो देना ही पड़ेगा ना। तो हमारा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वही तो पे कर रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो एग्जाम किया हुआ है, तो वो तो एग्जाम वैसे ही रहेगा। बस ये कि जो उसको नुकसान हो रहा है अभी इनपुट क्रेडिट का, वो नुकसान नहीं होगा, तो उसका कॉस्ट जो था वो इसके कॉस्ट के बराबर होगा, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो उसको वो नुकसान नहीं होगा। और तो ये इन्होंने अभी भी नहीं किया, लेकिन अभी भी नहीं किया, अभी तो बस रेट कट किए ना। राइट। इन्होंने ये नहीं किया कि भाई हम सिर्फ लास्ट पॉइंट पे और लग्जरी आइटम से कलेक्ट करेंगे, जो नॉर्मल डे टू डे कंजम्पशन आ रहे उनको हम नहीं कलेक्ट करेंगे। तो लग्जरी आइटम में आपके जैसे हो गए कारें हो गई, आपके जो रेफ्रिजरेटर हो गए, जो वाइट गुड्स हो गए, है ना, या जो आपके लग्जरी हॉस्पिटल हो गए, या कुछ ऐसे है ना। हमारे तो हॉस्पिटल भी अब 5 स्टार नॉर्मल हॉस्पिटल ऐसे चल रहा है। तो आप मतलब सिर्फ लग्जरी आइटम्स पे जो सिर्फ अमीर को देना है उन्हीं पे टैक्स लगा दिए, बाकी सबको छूट दे दीजिए, तो गरीब आदमी को भी फायदा होगा, असंगठित क्षेत्र को भी फायदा होगा। तो ये किया जा सकता है, क्योंकि अरुण जेटली खुद ही बोलते थे कि देखो 5% यूनिट है देश में जो 95% टैक्स दे रहे हैं, और 95% जो यूनिट है वो छोटे हैं, वो 5% टैक्स दे रहे हैं। तो अगर ये 95% जो अभी आपके जो दायरे से बाहर चले जाएंगे तो सिर्फ 5% का ही तो लॉस होगा, और जो 5% अभी हेराफेरी करके जो ब्लैक कमा रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। तो जो यहाँ पे लॉस होगा वो इससे गेन हो जाएगा, क्योंकि आपका सिस्टम हो जाएगा, सिस्टम सिंपल हो जाएगा। तो अभी तो महीने में 3-4 बिलियन आपको जो है वो इनवॉइसेस जनरेट करने पड़ते हैं, ये पे वो पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, इसका उसका उसका, है ना। तो वो 30 मिलियन हो जाएगा, वो 100 हो जाएगा। तो जब 100 होगा तो आप उसको इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। 3-4 बिलियन को तो आप वैसे भी नहीं मॉनिटर कर सकते आसानी से, कंप्यूटराइजेशन होने के बावजूद भी। तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है, इसको सिर्फ लास्ट पॉइंट पे इकट्ठा करिए, ना कि हर स्टेज पे करिए। तो इसका रिफॉर्म हो जाएगा तो ये अपना सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन ज़रूरत है कि आप काले धन की अर्थव्यवस्था को जो अगर अटैक करेंगे तो आपको डायरेक्ट टैक्स से मिलना शुरू हो जाएगा। अभी जैसे कि मैंने कहा ना 60% हमारी काले धन की अर्थव्यवस्था है, अगर वो टैक्स नेट में होती तो हमारा उस पे काले धन की अर्थव्यवस्था से हमें 24% अतिरिक्त टैक्स मिलता। अभी हमारा जो टैक्स कलेक्शन है जीडीपी के अनुपात में वो करीब 17% के करीब है, और 24% वहां से आ सकता था काली अर्थ, तो हमारा 41% हो जाता है। तो अभी ये 17% पे हमारा टैक्स बहुत कम है, खासकर जो अमीरों के ऊपर टैक्स है बहुत कम है। तो वो तो एक तो क्योंकि उनको कंसेशन मिल जाता है तरह तरह से, फिर काली कमाई से वो जो टैक्स से बच जाते हैं, वो तो एनपीए करके भी चले जाते हैं, जो नॉन बड़े परफॉर्मिंग बिजनेस एसेट करके, है ना। वो भी एक चीज है, लेकिन वो उसको तो एक माने में अगर मतलब अभी हम छोड़ दें, पर जो मतलब आप जो अंडर इन्वॉइसिंग ओवर इन्वॉइसिंग करके जो आप अभी काली कमाई करते हैं जिससे 60% है, तो वो अगर टैक्स इदारे में आ जाए तो बहुत टैक्स कलेक्ट हो जाएगा, जितना अभी कलेक्ट हो रहा है उससे भी ज़्यादा कलेक्ट होगा। तो फिर अभी जो कहते हैं शिक्षा के लिए कम है, स्वास्थ्य के लिए कम है, रोजगार के लिए कम है, वो खत्म हो जाएगा, तो आपका ये जो और बढ़ जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो अभी की स्थिति है, जीएसटी को सिंप्लीफाई करने से असंगठित क्षेत्र को फायदा होगा, उससे ग्रोथ बढ़ेगी, है ना। फिर आप डायरेक्ट टैक्स से कलेक्ट करेंगे तो लोग कहते हैं नहीं फिर जो अमीर लोग हैं वो तो देश छोड़ के चले जाएंगे। अरे देश छोड़ के जाएंगे तो क्या वो फैक्ट्री को उठा के यहाँ से ले जाएंगे या ऑफिस को उठा के ले जाएंगे? भाई वो तो यहीं रहेगा ना। वो अपनी जो कैपिटल है उसको जरूर वहां से कंट्रोल करेंगे, पर यहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री सेटअप कर दी, यहाँ पे दफ्तर सेटअप कर दिया, वो तो कहीं बाहर जाने वाला नहीं, वो कोई दूसरा चलाएगा। तो ये एक डरा दिया जाता है कि इससे तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल होगा और फिर जो हमारे देश और कमजोर हो जाएगा। मेरा मानना है कि जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स अपनी दौलत लेके बाहर गए हैं तो क्या अपने ऑफिस और फैक्ट्री भी ले गए? वो उन्होंने किसी और को बेच दिया, वो चलाएगा। तो इसलिए हमें उससे डरना नहीं चाहिए कि हम अगर वेल्थ टैक्स लगा देंगे, हम कॉर्पोरेट टैक्स कर देंगे, तो ये अगर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी तो हायर कॉर्पोरेट टैक्स होते हुए भी लोग इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। अभी तो प्रॉफिट कम हो रहा है क्योंकि डिमांड कमजोर है।
जब 94% लोगों के हाथ में आमदनी कम है तो उनकी डिमांड कम है। जो गरीबी की रेखा से नीचे है वो तो बहुत थोड़ी चीजें कंज्यूम कर पाता है ना। तो वो मतलब कपड़ा भी उस तरह का नहीं खरीद सकता, वो अपने बच्चों को भी उस तरह के स्कूल में नहीं डाल सकता, वो अपना जो हेल्थ का भी वो नहीं कर सकता। जब उसके हाथ में पैसा आएगा तो कपड़ा भी खरीदेगा, स्कूल भी जो बच्चों को अच्छे भेजेगा और जो हेल्थ पे भी खर्चा करेगा, तो फिर हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर भी ग्रो करेगा। तो अभी ये माना जाता है कि जो अगर हमारे ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा दिया तो फिर हमारी आमदनी कम हो जाएगी। मैं कहता हूँ नहीं, आपकी आमदनी और बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा टैक्स देते हुए भी आपकी आमदनी बढ़ जाएगी क्योंकि आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। जब आपकी डिमांड बढ़ेगी तो आपकी आमदनी बढ़ेगी, है ना। तो इसलिए हमारे जो अमीर वर्ग है, जो उच्च वर्ग है ना, उसको ये समझना पड़ेगा कि जीरो सम गेम नहीं है। कि अगर वो ज़्यादा टैक्स देगा, वो सही ढंग से देगा, वो काली कमाई नहीं करेगा, तो जीरो सम गेम नहीं है, उससे पॉजिटिव सम गेम होगा, उससे उसकी आमदनी बढ़ेगी। अभी जैसे कि अगर कोई अमीर आदमी है, वो 100 करोड़ का बिजनेस करता है और डिमांड बढ़ेगी तो 200 करोड़ का करेगा। तो हालांकि 100 करोड़ पे हो सकता है वो 10 करोड़ दे रहा हो टैक्स, और 10 करोड़ का वो शायद 15 करोड़ हो जाएगा अगर वो काली कमाई नहीं करेगा, है ना। पर अगर वो 200 करोड़ हो जाएगा, है ना, तो उसी अनुपात में उसका जो प्रॉफिट हो 30 करोड़ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि वो टैक्स ज्यादा देने से उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, वो तो आज की बात है। टैक्स ब्रैकेट में आएगा भी तो तभी ना जब उतना प्रॉफिट होगा। नहीं, टैक्स ब्रैकेट में तो अभी आ रहा है तो 10 करोड़ दे रहा है ना। पर वो काली कमाई वगैरह कर रहा है तो हो सकता है वो 5-6 करोड़ जो ब्लैक से कर रहा हो, है ना। पर अगर वो टैक्स 15 करोड़ दे और उससे फिर जो डेवलपमेंट ज़्यादा बढ़ जाए तो 100 करोड़ का 200 करोड़ जाएगा, तो 200 करोड़ पे उसको हो सकता है टैक्स 30 करोड़ देना पड़े। पर उसका तो 100 करोड़ से बढ़ा, उसे अतिरिक्त 100 करोड़ पे 15 करोड़ तो दिया, 85 करोड़ का तो उसका फायदा हुआ ना, है ना। जो 100 करोड़ था उससे उसका जो बच रहा था 90 करोड़, है ना। अब यहाँ प्रॉफिट तो बढ़ गया है ना, प्रॉफिट बढ़ गया क्योंकि उत्पादन बढ़ गया। तो इसको हमको डायनेमिक सेंस में लेना चाहिए ना कि स्टैटिक सेंस में। वो स्टैटिक सेंस में लेता है, अरे भाई मैं 10 करोड़ की जगह 15 करोड़ टैक्स दूंगा तो मेरी 5 करोड़ आमदनी कम हो गई। पर वो ये नहीं देख रहा कि वो 5 करोड़ सरकार खर्च करेगी, वो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, तो उससे डिमांड बढ़ेगी तो उसका 100 करोड़ 200 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा। तो 200 करोड़ के टर्नओवर पे उसको तो 30 करोड़ देना है। तो अभी जहां उसकी आमदनी ब्लैक को कमा के 90 करोड़ हो रही थी, वो टैक्स देने के बावजूद उसकी 170 करोड़ हो जाएगी। तो इसलिए जो हमारा जो अमीर तबका है वो डायरेक्ट टैक्स ज्यादा देगा, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह, तो उसी का डेवलपमेंट ज्यादा होगा। राइट। सो अभी जो इन्होंने जीएसटी के रिफॉर्म्स वो 2.0 किए हैं, आपको किस चीज से मोटिवेटेड लगते हैं? ट्रम्प टैरिफ से मोटिवेटेड बिल्कुल, लगता है या पूरा, या क्योंकि politics 9 में? अगस्त को वो उसने 7 अगस्त को वो साइन कर दिया कि भारत पे 25% अतिरिक्त टैरिफ लगेगा। तो जो भारत का आधा ट्रेड है उस पर असर पड़ जाएगा करीब $47 बिलियन पे। तो यानी कि करीब 4.5 लाख करोड़ की आपकी डिमांड कम हो जाएगी जो एक्सपोर्ट सेक्टर है। तो इनको लगा कि उससे तो हमारे और होगा, तो इनको लगा कि फिर हम कैसे डिमांड बढ़ाएं। तो जीएसटी में हम जब रेट कम करेंगे तो जब दाम कम होगा तो उससे डिमांड बढ़ेगी। पर ये अभी कह रहे हैं कि नेट में हमारा 48,000 करोड़ रुपए का लॉस होगा। तो 48,000 करोड़ का जो लॉस है उससे हम 4.5 लाख करोड़ रुपए की डिमांड को नहीं कॉम्पेंसेट कर सकते। और 4.5 लाख करोड़ की जो डिमांड जो अमेरिका की वजह से कम होगा वो और भी ज़्यादा होगी क्योंकि अब दुनिया में इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, जो अनिश्चितता हो गई है। और बाकी दूसरे देश हैं वो भी टैरिफ लगा रहे हैं, वो भी जो और मतलब जो रोक रहे हैं। तो ये 4.5 लाख करोड़ का ही नहीं लॉस है, ये एक्चुअली कई गुना ज़्यादा है। मतलब हो सकता है 10-12 लाख करोड़ रुपए के हमारे एक्सपोर्ट पे असर पड़े, हमारे इन्वेस्टमेंट पे असर पड़े। एफडीआई देश छोड़ के जा रहा है। तो जो नेट एफडीआई वो बहुत कम हो गया है हमारे देश में पिछले 2-3 सालों में। तो इसलिए ये जो सारे लॉस हैं ये मतलब हमारी डिमांड कम से कम और नहीं तो 15-20 लाख करोड़ रुपए की है। तो यहाँ तो 48 लाख करोड़ रुपए की वो नेट बात है, उससे ज़्यादा कितना आपका 50-60-80 हज़ार करोड़ रुपए की डिमांड बढ़ेगी। तो इसलिए इससे पूरा नहीं होगा। ये तो जब आप जीएसटी का रिफॉर्म करेंगे, ये तो रेट कट कर दिया। पर रिफॉर्म जो मैं कह रहा हूँ उसकी जरूरत है जिससे कि असंगठित क्षेत्र बढ़े। जब हमारा असंगठित क्षेत्र बढ़ेगा, 94% लोगों के हाथ में ज़्यादा आमदनी आएगी तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, वो खाना पीना ज़्यादा करेंगे, वो कपड़े ज़्यादा खरीदेंगे, वो ट्रैवल ज़्यादा करेंगे, तो उससे संगठित क्षेत्र को फ़ायदा होगा। और संगठित क्षेत्र को फ़ायदा ये हुआ कि 2019 में इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट किया, उसके चलते हुए उनकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी हो गई, उनका जो ऋण था वो करीब करीब उन्होंने ख़त्म कर दिया, उनके पास सरप्लस कैश है जो इन्वेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि डिमांड कम है।
तो वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे फिर, तो हमारी अर्थव्यवस्था को, असंगठित क्षेत्र को फायदा होगा, संगठित क्षेत्र को बहुत फायदा होगा। राइट। सो सर, आपको कहीं ना कहीं रिसेशन भी इसमें, क्योंकि पहले बहुत अटकलें लगाई जा रही थी और ये बोला भी जा रहा था कि रिसेशन आ सकता है, रिसेशन आ सकता है, टैरिफ्स एंड एवरीथिंग, तो आपको दुनिया लगता के है लेवल पे possibility? देखिए, ऐसा है कि अमेरिका जो कर रहा है ना, वो अपने को प्रोटेक्ट कर रहा है ना, वो कह रहा है कि जी इंडस्ट्री वापस अमेरिका में आए, पर इंडस्ट्री वापस अमेरिका में कैसे जा सकती है, खासकर ये जो चीज़ों का वो कह रहा है, हाई टेक्नोलॉजी की तो वहाँ पे है ही, वो फेसबुक, गूगल, ये सारे नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह उस सब में तो आगे हैं ही, पर वो चाहते हैं इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी, जैसे कि स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गए, ये जो आईफोन का मैन्युफैक्चर, ये सब वापस है। पर वो क्यों नहीं वापस वहाँ जा सकता? वजह उसकी है कि उनकी वेजेस बहुत हाई है, है ना, मतलब अमेरिका में मिनिमम वेज $7.25 प्रति घंटा, प्रतिदिन नहीं, प्रति घंटा है। और ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं उनमें $15-16 प्रति घंटा है, और खासकर इन सेक्टर्स में वो $25-30 है। तो यानी कि जितना एक वर्कर ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक दिन में कमाएगा, वो भारतीय एक वर्कर 2 महीने में कमाएगा। तो इसलिए यहाँ पे वेज कॉस्ट बहुत कम है। तो अगर आप सेम टेक्नोलॉजी अमेरिका में, चीन में और भारत में करेंगे, तो फिर वो यहाँ पे उत्पादन ज़्यादा होगा। तो इसीलिए जो मल्टीनेशनल्स है उन्होंने उत्पादन शिफ्ट कर दिया, जैसे नाइकी है, उसका कहीं मलेशिया में कर रहे हैं, उसका कहीं इंडोनेशिया में कर रहे हैं, जैसे टेक्सटाइल्स हैं वो मतलब भारत, चीन, बांग्लादेश, ये सब में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सस्ता उत्पादन होगा, क्योंकि टेक्सटाइल वही है, टेक्नोलॉजी वही है। तो इसलिए ये अगर आप फोर्स करेंगे अमेरिका में, तो आपको बहुत हाई टैरिफ रखना पड़ेगा। तो बहुत हाई टैरिफ रखने से दाम तेज हो जाएंगे वहाँ पर, और क्योंकि जब दाम तेज होंगे तो वर्कर की जो सैलरी कम हो जाएगी, तो फिर आप जो डिमांड कम हो जाएगी, तो वहाँ पे उत्पादन कम हो जाएगा। तो इसलिए स्टैग्फ्लेशन बोलते हैं, एक तरफ दाम तेज होना, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में जो गिरावट होना, प्लस इन्फ्लेशन। हाँ, तो वो हो गया। और अगर ये ज़्यादा बढ़ गया तो रिसेशन हो जाएगा। और खतरा ये है कि अभी क्योंकि अमेरिका बिल्कुल एक तरफा जो वो कर रहा है, मतलब जैसे ईयू है, उसको कह दिया कि भाई तुम्हारा माल हमारे आएगा तो अब 15% आपको देना पड़ेगा, हमारा माल आपके पास जाएगा तो 0%। वही चीन के साथ कर रहा है, वही साउथ कोरिया के साथ कर रहा है, वही जापान के साथ कर रहा है, वही भारत के साथ करना चाह रहा है। तो इसलिए इसका असर ये होगा कि हर एक देश के पास सरप्लस हो जाएगा, क्योंकि उसका माल 15% 20% ड्यूटी पे जाएगा, तो वहाँ पे डिमांड कम हो जाएगी। तो हर एक के पास सरप्लस है, चीन के पास, ईयू के पास, भारत के पास, जापान के पास। तो हम एक दूसरे पर डंपिंग करना शुरू कर देंगे, तो हर एक को टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। तो जब हर एक बढ़ाएगा तो हर एक जगह इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो फिर वो दुनिया सारी रिसेशन में चली जाएगी। है, इसका खतरा है, बहुत ज्यादा real खतरा, है। बिल्कुल खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि जो ईयू है वो कह रहा है कि भाई चीन से माल सस्ता आ रहा है। हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं जो अभी अमेरिका माल भेजते थे, वो शिकायत कर रहे हैं कि ईयू वाले जो हमसे कहेंगे हमें डिस्काउंट दो, नहीं तो हम नहीं आपसे खरीदेंगे। उनको पता है कि हमारा माल नहीं जा रहा, तो वो भी डिस्काउंट मांग रहे हैं, है ना। तो इसलिए जो डंपिंग है वो सब जगह होगी, क्योंकि वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पे परेशानी आएगी। अब जैसे चीन के साथ हमारा $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, हाई टेक्नोलॉजी आइटम भी आते हैं, लो टेक्नोलॉजी आइटम भी आते हैं, पतंग का माजा भी आता है, दिवाली की लाइट भी आती है, गणेश की मूर्ति भी आती है, ये सब जो पिचकारी भी आती है। और हाई टेक्नोलॉजी में आपके API भी आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी आते हैं, ऑटोमोबाइल। तो $100 बिलियन का हमारा उनके साथ डेफिसिट है, और तो वो बढ़ता जा रहा है। माइक्रो प्रोसेसर्स भी अभी सभी चीजें वहां से आती, डंपिंग में आएगा माइक्रो प्रोसेसर्स, या फिर नहीं, डंपिंग एक चीज है, दूसरा है कि आपको टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है, इसलिए आपको वहां से खरीदना पड़ रहा है। दो चीजें अलग अलग है ना। पर डंपिंग भी वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास जब एक्स्ट्रा होगा तो कहेंगे भाई सस्ते दाम पे भारत में बेच दो, ईयू में बेच दो, जापान में बेच दो, ब्राजील को बेच दो। ब्राजील कहेगा कि हमारे पास ये चीज़ एक्स्ट्रा है, ये हम भारत को बेच दें सस्ते में, या ईयू को बेच दें। तो हर एक देश कहेगा कि भाई हमारे ऊपर गलत असर पड़ेगा तो हम टैरिफ लगाएंगे। तो उससे फिर जो ट्रेड वॉर हो जाएगी, और उससे फिर दुनिया भर में रिसेशन का खतरा बढ़े। तो या तो बाकी सारे देश मिल जाएं अमेरिका के खिलाफ, और ट्रंप ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई कि देशों को मिलने मत दो, एक साथ बार्गेन नहीं करने दो। अगर सब एक साथ बार्गेन करते तो ट्रंप को झुकना पड़ता। अभी उसने सबको तोड़ दिया, ईयू से अलग, यूके से अलग, भारत से अलग, चीन से अलग, जापान से अलग, साउथ कोरिया से अलग, और हर एक को कंसेशन देना पड़ रहा। अगर आज सद्बुद्धि आ जाए और चीन कहे कि हम डंपिंग नहीं करेंगे, हम नॉर्मल ट्रेड आपके साथ करेंगे,
है ना, और बाकी EU भी मान जाए, जापान भी मान जाए, साउथ कोरिया भी मान जाए, भारत भी मान जाए, और हम कहें कि हम ट्रंप अगर ये 10% हमारे पर लगाएगा, हम भी 10% लगाएंगे, वो हमारे पास 50 लगाएगा, हम भी 50 लगाएंगे। ट्रंप को 1 महीने के अंदर विड्रॉ करना पड़े अगर सब एक साथ हो गए, तो यानी इसको हम कहेंगे WTO माइनस USA। अगर WTO को तोड़ दिया उसने, अब बायलैटरल नेगोशिएशन चल रहा है, WTO का एक गुट हो माइनस USA, और हम कहें कि जो हमने WTO में नेगोशिएट किया था हम उसी के हिसाब से चलेंगे, एक दूसरे पर डंपिंग नहीं करेंगे, जो हमारा एक्सेस सरप्लस है उसको हम एडजस्ट करेंगे, तो अमेरिका 1 महीने के अंदर विड्रॉ कर देगा। चाइना तो ये कर रहा है, तो हम चाइना क्या इस पोजीशन में चाइना हैं? भी, देखिए चाइना का खतरा ये है, हाँ। उसका ही ट्रेड बहुत बड़ा था अमेरिका के साथ, वहां पे गिरावट है, तो उसके पास जो सरप्लस है वो कोशिश कर रहा है कि वो और जगह बेचे। अगर वो नेगोशिएशन के तहत करे तो फिर सब मान जाएंगे, अगर वो सिर्फ डंपिंग करना शुरू कर देंगे तो सबको टैरिफ लगाना पड़ेगा। तो चाइना को लीड लेनी पड़ेगी, चाइना को लीड लेनी पड़ेगी कि ये डंपिंग ना हो, और वो एश्योर करे सब देशों को कि हम डंपिंग नहीं करेंगे, हम एडजस्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, है ना? तो ये संभव है। तो चाइना, EU, जापान, साउथ कोरिया, भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, हम लोग मिलके कर लें तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। पर यही ट्रंप ने जब पैंतरा खेला कि हर एक के साथ अलग अलग, तभी उसने अप्रैल में अनाउंस किया, फिर कहा 90 दिन मैं 90 एग्रीमेंट साइन करूंगा, मतलब हर एक के साथ अलग अलग। और देशों को भी लालच आ जाता है, जैसे भारत को ये लालच था कि हमारी ड्यूटी चीन से और बांग्लादेश से कम होगी क्योंकि हम उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। तो हम लोगों ने भी नेगोशिएशन अलग किया, और हमने नेगोशिएशन क्या किया, हमने कहा कि देखो हम तो कंसेशन दे रहे हैं, हमने बजट में अपने उनके ड्यूटीज कम कर दिए, ऑलरेडी पता था कि ट्रंप ये करेगा तो हमने अब ड्यूटीज अब पहले ही कम कर दिए, हमने उनसे एनर्जी ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया, हमने कहा कि हम डिफेंस डील आपके साथ ज़्यादा कर लेंगे, है ना। तो हम तो ऑलरेडी झुक गए थे, चीन नहीं झुका, और इसीलिए चीनी एम्बेसडर ने 20 दिन पहले कहा कि जितना आप झुकेंगे उतना वो और दबाएगा आपको। तो आप अगर फर्म स्टैंड लेने के लिए आपको साथ सबका होना पड़ेगा, तब जाके ये पॉसिबल है। तो हमको अगर गठबंधन बना लें, जैसे ही प्रधानमंत्री SCO गए और चीन से और रूस से काफ़ी बातचीत वगैरह की, तो ट्रंप को लगा रही है भारत कहीं खिसक ना जाए, है ना। नहीं तो उनकी ट्रेड टीम जो नेगोशिएट करने वाली थी अगस्त में, वो नहीं आई, अब कह रहे हैं कि नहीं हम नेगोशिएशन करेंगे वगैरह, है ना। तो अमेरिका जब तक उसको लगेगा कि हम हर एक को दबा सकते हैं वो दबाएगा, जिस दिन लगेगा ये सब साथ हो गए अब हमें झुकना पड़ेगा। राइट सर, आई डोंट नो, मतलब आपको बताना पड़ेगा, एक बहुत ये फैंसी आइडिया हो सकता है या ये प्रैक्टिकल हो सकता है अबाउट द करेंसी लाइक US डॉलर, क्योंकि इस टाइम डोमिनेंस में है, कि व्हाट इफ वी चैलेंज द कंट्रीज चैलेंज US डॉलर और कुछ ऑल्टरनेट करेंसी आए, ऐसा भी उसके कुछ लिए हो समय सकता है? लगता है। देखिए ऐसा कि सारा BRICS वगैरह की बात चल रही थी शायद से, हाँ, पर यह है ना कि एक यूनिटी नहीं है, क्योंकि देखिए भारत जो क्वाड का हिस्सा है और भारत अलग नेगोशिएट कर रहा था कि हमें चाइना से कम ड्यूटी मिले, तो चाइना कैसे एकदम से विश्वास कर लेगा, है ना। रूस के साथ हमारे संबंध अच्छे होते थे, अब हमने सारा इक्विपमेंट जो है फ्रांस और अमेरिका से लेना शुरू किया, जबकि रूस हमें ऑफर कर रहा था, है ना। तो रूस भी हमें ट्रस्ट नहीं कर सकता। फिर जो क्वाड का हिस्सा हम बन गए, तो क्वाड को तो चाइना को सराउंड करने का जो स्ट्रेटजी है, तो इसलिए एक ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। जब तक वो ट्रस्ट नहीं होगा तब तक ये ऑल्टरनेट करेंसी का भी आइडिया बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, है ना, क्योंकि दुनिया का जो 60% ट्रेड है वो जो डॉलर में हो रहा है इस समय, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, पर लेकिन अभी भी उसकी डोमिनेंट पोजीशन है। जो स्विफ्ट है उसमें जो अमेरिका ही जो उसको कंट्रोल करता है, तो वो रूस को बाहर निकाल दिया, ईरान को बाहर निकाल दिया उससे, है ना, तो खतरा है। तो एक ऑल्टरनेट टू स्विफ्ट भी बनाना पड़ेगा, इस सब में समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये होगा, क्योंकि अब तो सबको खतरा लग रहा है ना। इसीलिए लोगों ने डॉलर का होल्डिंग कम करके गोल्ड की होल्डिंग बढ़ा दी, हमारे RBI ने भी बढ़ाई है, चाइना ने भी अपनी जो डॉलर से हट के और करेंसीज की होल्डिंग बढ़ा दी है। तो इस तरह इसको डी डॉलराइजेशन बोलते हैं। तो ट्रंप को ये खतरा लग रहा है कि कोई डॉलराइजेशन से अमेरिका को बहुत फायदा है। अमेरिका का सबसे ज़्यादा बजट डेफिसिट है और सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है। इसका मतलब है कि दे आर लिविंग बियॉन्ड देयर मीन्स, मतलब सारी दुनिया अमेरिका को सब्सिडाइज कर रही है। यहाँ पे हम लोग अपने वर्कर को बहुत कम पे कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ पे माल सस्ता बिके। वहाँ पे माल सस्ता बिके मतलब कि उनके वर्कर्स को फिर उससे फ़ायदा है, उनकी पॉपुलेशन को फ़ायदा है। तो सारी दुनिया अमेरिका को सब्सिडाइज कर रही है, और जैसे हमारे हर एक
परिवार में जो अमेरिका जाता है, कहीं विदेश जाता है और डॉलर ले जाता है, तो जितने डॉलर हम होल्ड करेंगे उतना इंटरेस्ट फ्री जो लोन है अमेरिका को, इंटरेस्ट फ्री लोन किसी और देश को नहीं मिलता। इंटरेस्ट फ्री लोन अमेरिका को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आर लाइंग अब्रॉड, तो वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन मिल गया उनको। वो ट्रेड डेफिसिट उनका जितना मर्जी हो जाता है चाइना के साथ, अमेरिका, भारत के साथ वगैरह, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फिर हम उसी से उनके डॉलर बॉन्ड वगैरह खरीद लेते हैं। तो इसलिए ये जो स्थिति है जो डी डॉलराइजेशन की, वो धीरे धीरे होगी, लेकिन उसमें समय लगेगा और अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि ये डी डॉलराइजेशन ना हो। वो इसीलिए ब्रिक्स को थ्रेटन किया उसने कि अगर आप डी डॉलराइजेशन की बात करोगे तो मैं आपके ऊपर और एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दूंगा, क्योंकि उसको पता है कि डॉलराइजेशन से कितना फायदा है अमेरिका को। तो अपने सारे फायदे, तो इसी को मैं कहता हूँ कि जो पहले कैपिटलिज्म ना एक सॉफ्ट फेस था कि आदान प्रदान, मतलब आपको कंसेशन, कुछ हमें कंसेशन, अब वो कह रहे नहीं सारे कंसेशन मैं लूंगा, तो इट्स अ हार्ड फेस ऑफ कैपिटलिज्म, और वही एक क्राइसिस है। हार्ड फेस ऑफ कैपिटलिज्म में सारी दुनिया में रिसेशन हो जाएगा क्योंकि डिमांड खत्म हो जाएगी। राइट सर, तो अभी जैसे बात हो रही है कि भाई डॉलर्स की एंड एवरीथिंग, एक मैं पोस्ट देख रही थी, मतलब ऑफ कोर्स लोग हाइप भी करते हैं, तरह तरह की पोस्ट चलते हैं। उन्होंने बोला कुछ तो भी कि इंडिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन यूएस डॉलर, तो और मेंशन किया स्पेशल रुपी वॉस थ्रू अकाउंट्स का। तो ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ट्रेड मतलब ये रूस के साथ ट्रेड करने के लिए आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो डॉलर में करेंगे तो डॉलर जब्त कर लेगा अमेरिका, तो इसलिए वो डॉलर में तो ट्रेड नहीं कर सकते आप रूस के साथ, है ना। अच्छा, ईरान के साथ भी नहीं कर सकते। पर अब देखिए ना, जैसे अडानी पोर्ट है ना, उन्होंने रशियन जो शिप्स आ रहे हैं जो रशियन ऑयल लेके, उनको मना कर दिया कल से। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि सैंक्शन कर देगा अमेरिका उनको, है ना। तो अमेरिका की अभी भी इतनी ताकत है कि वो आपका आसानी से ट्रेड नहीं होने देगा रूस के साथ। उसकी कोशिश है कि आपके साथ रूस का जो ट्रेड कम हो जाए तो उसको फायदा होगा, है ना, जो वो करना चाहता है ट्रंप, है ना। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये धीरे धीरे ही होगा, क्योंकि भारतीय कंपनियां भी अब जैसे ईरान से फिर जो ऑयल लेना उन्होंने बंद कर दिया जो सैंक्शन वगैरह के बाद, फिर वेनेजुएला से, अमेरिका से, बाकी और जगह से उन्होंने, सऊदी अरेबिया से, सबसे लेना शुरू कर दिया जा रहा है। तो डी डॉलराइजेशन में समय लगेगा। अभी जो हमारा ट्रेड है, और हमारा ट्रेड ज़रूरी है क्योंकि हम रूस पे अभी बहुत निर्भर हैं। जो हमारे जो करीब करीब जो बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, जैसे S-400 मिसाइल, है ना, सुखोई एयरक्राफ्ट, ब्रह्मोस मिसाइल, ये सारी रूस की हैं। वहाँ पे कंपोनेंट नहीं आएंगे तो हम उनको चला नहीं पाएंगे ठीक से। तो इसलिए हम रूस से अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकते। जो ट्रंप चाह रहा है कि हम उन पर दबाव बनाएं, अगर हमने दबाव बनाया तो अब जैसे कि वो दबाव बनाने के लिए हमें G404 का इंजन नहीं दे रहे हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए। तो एयर चीफ मार्शल बोल रहे हैं कि 2 साल से तो हमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मिले नहीं, और मिग हमारे जो 21 जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, वो तो बहुत 60 साल पुराने हैं। तो जो भी जो टेक्नोलॉजी में डोमिनेंट होता है वो दूसरे पे दबाव बनाता है। तो अमेरिका भी हमें दबाव बना रहा है कि हम रूस से ट्रेड कम करें, तो G404 इंजन नहीं दे। तो जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमें 90 आने थे वो नहीं आ पा रहे, मुश्किल से 2 अभी आए, एक और आया, है ना। तो जो 90-100 इंजन का था वो नहीं हुआ, फिर अभी 100 और इंजन का हम जो चाह रहे हैं कि और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट Mark 1 बनाएं। Mark 2 के लिए हमने G414 की उनसे कहा, उन्होंने कहा ठीक है। तो अब टेक्नोलॉजी पे चल रहा है कि वो टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे, तो इसलिए यहाँ पे उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो G404 की टेक्नोलॉजी नहीं दी, G414 पे समझौता कर रहे थे उसका है। तो अब हम फ्रांस के साथ, सरफरान है उसके साथ, लेकिन कोई भी जो एयरक्राफ्ट जो इंजन टेक्नोलॉजी नहीं देता। ये हमें मान के चलना पड़ेगा, है ना। तो हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत कमजोरी है। राइट, टेक्नोलॉजी में। और अब मतलब हमने देखा है कि किस तरीके से चाइना एक तरीके से काफी हद तक कितनी प्रोडक्शन वो खुद कर पा रहा है। नहीं, वो टेक्नोलॉजी बहुत आगे चला गया, वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है, बिल्कुल, है ना। तो वो क्यों दे रहा है? क्योंकि उसने लॉन्ग टर्म पॉलिसी अडॉप्ट की 35 साल की, है ना। हाँ। अब 3% GDP का वो खर्च करता है R&D पे, हम 0.65% करते हैं, 1/5 उनका, और उनकी अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुना बढ़ी है, तो वो हमसे 22 गुना ज्यादा R&D में खर्च कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने हाई टेक्नोलॉजी, लो टेक्नोलॉजी सब में उन्होंने माहिर हाथ कर लिया। यहाँ तक कि अमेरिका भी कई चीज़ों में, अब जैसे कि उन्होंने टैरिफ लगाया चीन पे, लेकिन तुरंत उन्होंने विड्रॉ कर लिया इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम सारे चीन से जा रहे थे। तो वहाँ पे अगर आप जो है 100% उस पर टैरिफ लगा देंगे, वो जाएंगे नहीं, तो विद रिजल्ट की अमेरिका में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने उस पर, जैसे भारत से इलेक्ट्रॉनिक आइटम जा रहे हैं, उस पर टैरिफ नहीं लगाया,
क्योंकि वहां पे वो अभी नहीं बना सकते। हमारी जो मेडिसिन जा रही हैं फार्मास्यूटिकल्स, उस पर टैरिफ नहीं लगाया क्योंकि उनको पता है कि वो अभी नहीं बना पाएंगे इतनी जल्दी, और फिर वहां पे कमी होगी तो परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए चीन हर टेक्नोलॉजी में आगे चला गया। यहाँ तक कि जो लेटेस्ट बात है कि AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो जैसे ही ChatGPT 4 आया उसके कुछ ही महीने में डीप सीक आ गया, और डीप सीक कई मानों में AI से भी आगे है ना? तो इसलिए मेरा मानना है कि जो चाइना है वो मैच कर रहा है, क्योंकि वो इतना ज्यादा, उसकी यूनिवर्सिटीज बहुत पीछे थी। कल्चरल रेवोल्यूशन जो 67 का था उसके बाद, अब पिछले 30 साल में उन्होंने इतना एफर्ट करके उनको टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में ले आए, जबकि हमारी यूनिवर्सिटीज टॉप 200 में आती हैं। तो हम वो शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे। चीन में शिक्षा अच्छी मिले बच्चों को, हायर एजुकेशन, लोअर एजुकेशन, R&D, इस पे जबरदस्त वो खर्च कर रहे हैं। और आज का टेक्नोलॉजी का ही जमाना है, जो टेक्नोलॉजी में आगे होगा वही आगे होगा। और हम क्यों आज परेशानी में? हम रूस से भी दब जाते हैं, चीन से भी दब जाते हैं, अमेरिका से भी दब जाते हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हम सारी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने जो कमजोरी, हमारी कमजोरी रही है पिछले 50 साल की, वो शिक्षा की, हायर एजुकेशन में, लोअर एजुकेशन में और R&D में, ये कमजोरी आज हमें परेशान कर रही है। राइट। हमने मेक इन इंडिया तो स्टार्ट किया था, बट वो भी कहने का है ना, वो तो, हाँ, मतलब वो भी बोला जा रहा है कि चाइना पे ही डिपेंडेंट है। वो भी चाइना पे डिपेंडेंट है, क्योंकि आप $100 बिलियन का वहां से डेफिसिट क्यों है? क्योंकि सारी जो फैक्ट्री वगैरह वो वहां से आ रही है, है ना? बल्कि यहाँ तक एक प्रॉब्लम हो गई, हमारे बिजनेसमैन सरकार पे दबाव बना रहे थे कि सरकार चाइनीज को वीजा नहीं दे रही थी, कहते वो वहां के इंजीनियर नहीं आएंगे तो हमारी फैक्ट्री ठीक काम नहीं कर रही, तो आप दीजिए, है ना? तो इसलिए हम निर्भर, उनका इक्विपमेंट आ रहा है, उनके इंजीनियर आ रहे हैं, है ना, उनका इन्वेस्टमेंट आ रहा है भारत में, राइट। तो हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, क्योंकि हमारी अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी थी वो नहीं है, वो कमजोरी है टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी की, राइट। सो सर, टू वाइंड अप, आप ये कुछ पॉइंटर्स दीजिए सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी, कि ये समझ में आए कि क्या ऐसा हो सकता है। गुजरे कुछ टाइम में चाइना ने, जैसे आपने बताया, एजुकेशन पे, R&D पे खर्च किया है, उसके अलावा हम कैसे आज, मतलब आज भी अगर स्टार्ट करेंगे तो भारत को कितना टाइम लगेगा टू कोप अप? देखिए, R&D और शिक्षा का जो है ना, हाँ, उसमें आपको कम से कम 10 साल लग जाएंगे करने में, है ना? लेकिन आज क्या कर सकते हैं? आज हम ये करें कि हमारा जो असंगठित क्षेत्र है उसकी आमदनी बढ़ाएं, जिससे कि हमारा मार्केट बढ़ेगा तो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर और ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, है ना? और जब वो इन्वेस्ट ज्यादा करेगा तो फिर वो हमारे पास रिसोर्सेज होंगे अपने R&D पे भी और खर्च करने के, शिक्षा पे भी और खर्च। तो हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? हमारी प्रायोरिटी गलत रही है पिछले 10 साल में। हमने संगठित क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश की है और असंगठित क्षेत्र पे धक्का लगा है, और इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाती है। तो मतलब कि पैंडेमिक के पहले 2017-18 के Q4 में हमारी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफिशियली 8% हो गई थी। मैं तो मानता हूँ वो 2.5% के करीब थी, पर ऑफिशियली मान लिया 8%। वो पैंडेमिक के पहले 2019-20 के Q4 में, जो पैंडेमिक के एक पहले का क्वार्टर था, वो गिर के 3.1% हो गई थी। क्यों? क्योंकि डिमांड नहीं। और वो RBI के आंकड़े दिखाते हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के जो आंकड़े हैं वो 70 और 75 के बीच में चल रहे थे। पैंडेमिक के दौरान तो वो 40 पे पहुंच गए थे, वो तो अलग बात है, पर 70 और 75 के बीच में जो चलेगा, तो फिर अगर मैं 100 कार बना सकता हूँ, मेरी 70 या 75 कार बिक रही हैं, तो मैं 110 की कैपेसिटी में क्यों एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करूंगा? जब तक कि मेरी 85-90 कारें नहीं बिक रही, तब तक मैं और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट सेक्टर को कमज़ोर पड़ गया, और कॉर्पोरेट सेक्टर को इतना कंसेशन दिया कॉर्पोरेट टैक्स में, फिर भी वो कमज़ोर पड़ गया। और आज भी सरकार कहती रहती है कि हम पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा रहा। बार बार निर्मला सीतारमण ये बोलती रहती हैं। तो जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक वो होगा। तो इसलिए डिमांड जनरेट करने के लिए हमें माइक्रो सेक्टर को मदद देनी पड़ेगी, स्मॉल सेक्टर को मदद देनी पड़ेगी। वहीं पे इतने सारे लोग काम करते हैं। कृषि में आमदनी बढ़ाने के लिए हमको जो उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए उनको रेम्युनरेटिव प्राइस होना चाहिए। रेम्युनरेटिव प्राइस का मतलब कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको सही मिलना चाहिए, जो उनका कॉस्ट कवर करके उनको एक प्रॉफिट दे। अभी तो ज्यादातर किसान बोल रहे हैं हमें तो घाटे का सौदा है, कि हमें तो घाटा हो रहा है, मतलब हम अपना पेट काट के जो खिला रहे हैं। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ज्यादा होना चाहिए जो कॉस्ट के आधार पे है। अभी हम पूरे कॉस्ट के आधार पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं डिक्लेयर करते। तो जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा, जो उनके पूरे कॉस्ट पे उनको कुछ प्रॉफिट मिलेगा, तो उनकी डिमांड बढ़ेगी।
जब उनकी डिमांड बढ़ेगी तो माइक्रो सेक्टर की डिमांड बढ़ेगी। जब माइक्रो सेक्टर में लोगों की आमदनी ज़्यादा होगी तो खाने पीने की डिमांड बढ़ेगी और ऑर्गेनाइज सेक्टर की डिमांड बढ़ेगी। तो हमें इंटरनल मार्केट को बढ़ाना है। ये आत्मनिर्भरता का जो बात है वो तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी भी हम बहुत टेक्नोलॉजी के लिए बाहर पे निर्भर हैं, पर इंटरनल मार्केट हम बढ़ा सकते हैं। तो इंटरनल मार्केट को बढ़ा के हम अपनी अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा ढंग से करें। उसके लिए जीएसटी का रिफॉर्म जैसे मैंने कहा वो करना ज़रूरी है। एमएसएमई में माइक्रो को अलग कर दें, स्मॉल और मीडियम को अलग कर दें। ये तो अभी जो एमएसएमई के लिए जो कंसेशन दिया जाता है वो मीडियम ले जाता है और वो स्मॉल और माइक्रो को नहीं मिलता है। तो माइक्रो के लिए अलग करें और उसके लिए हम लोगों ने सुझाव दिया है कि जहाँ जहाँ एक स्पेशलाइजेशन है उनको एक कोऑपरेटिव में बांध दें। जैसे भदोई है वहाँ पे कारपेट है ना, तिरपुर है वहाँ पे टेक्सटाइल है ना, जैसे कि लुधियाना है वहाँ पे होजियरी है, खुर्जा है वहाँ पे सिरामिक है, पॉटरी है ना, मुरादाबाद में ब्रास है ना, कहीं बैंगल्स हैं। तो उनके कोऑपरेटिव बना देंगे तो कोऑपरेटिव के तौर पे वो लोग फिर अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, वो क्रेडिट आसानी से मिल जाएगा और फिर सरकार उनको टेक्नोलॉजी में मदद कर देगी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में। तो माइक्रो सेक्टर तेजी से बढ़ेगा, स्मॉल सेक्टर तेजी से बढ़ेगा तो बहुत डिमांड जनरेट होगी। तो अभी जैसे कि 11.5 करोड़ लोग माइक्रो सेक्टर में काम करते हैं, एवरेज में 1.7 है। अगर वो 1.7 से 3.4 हो जाए तो 11.5 करोड़ अतिरिक्त काम बन जाएंगे, है ना। उसी तरह कृषि में आमदनी तेज हो जाए तो वहां पे जो है रोजगार और पैदा हो सकता है। उनकी डिमांड से माइक्रो सेक्टर और बढ़ जाएगा तो करोड़ों जॉब क्रिएट होंगे। हम सिर्फ संगठित क्षेत्र की बात करते हैं। संगठित क्षेत्र में तो इतना मैकेनाइजेशन हो रहा है और आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से तो एकदम जॉब खत्म हो जाएंगे। मतलब अगर हम आज की नीति पे चलेंगे तो हमारा जो बेरोजगारी का आंकड़ा भी सरकार के हिसाब से 6-7% होता है वो 50% पहुंच जाएगा, क्योंकि जो एआई आ रहा है वो स्किल जॉब्स को डिस्प्लेस करेगा। डॉक्टर का काम, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम, लॉयर का काम, है ना, और जो मतलब मैकेनिकल वर्क है उसको भी डिस्प्लेस करेगा। आप अगर इमारत बनानी है तो आप 3D प्रिंटिंग से कर देंगे, है ना, आप रोबोटिक्स से कर देंगे अगले आने वाले सालों में। तो जॉब से बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। तो इसलिए हमको जो टेक्नोलॉजी है उसको किस प्रकार से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसको मैं कहता हूँ सोशली रिस्पॉन्सिबल। तो अगर आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है तो आपको नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क आधे कर देने पड़ेंगे। अगर प्रोडक्टिविटी 10 गुना हो जाती है तो 40 घंटे प्रति वीक काम करने की जगह आपको 4 घंटे प्रति वीक करना पड़ेगा। सर इससे एक मेरे को एक पॉइंटर याद आ रहा है कि नारायण मूर्ति बोलते हैं कि 70 घंटे काम करना। आपको लगता है कि इससे प्रोडक्टिविटी रियली बढ़ती जब है? काम ही नहीं है तो अगर आप 70 घंटे कुछ लोगों को काम करेंगे तो बाकी और बेकार हो जाएंगे। भाई आप जब तक काम नहीं बढ़ाएंगे तो आज की स्थिति में जहाँ पे आप 40 घंटे काम कर रहे हैं फिर आप कुछ को बोलेंगे 70 घंटे करो तो वो तो और को भी निकाल देंगे। वो कहेंगे भाई हम आधे लोगों से काम चला लेंगे, है ना। तो काम जब पैदा नहीं होगा तो ये 70 घंटे वाला ये तो मतलब हवाई बातें हैं, तो उनको कुछ समझ नहीं है और क्या कह सकते हैं। राइट। लेकिन आपको लगता है कि ज्यादा काम करने से बंदा ज्यादा कमाता है? मतलब ज्यादा मेहनत करने से, ज्यादा वर्किंग आवर्स डालने से आप अमीर हो जाओगे? ऐसा नहीं, अमीर की बात नहीं। अब जो किसान है वो तो कितनी मेहनत करता है, वो गरीब exactly. है ना। जो आपका जो लेबर जो आपके बिल्ड इमारत बनाता है वो कितना हार्ड लेबर गर्मी में करता है, बारिश में करता है, तो उससे कोई अमीर नहीं हो जाता, है ना। तो इसलिए सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा देने से आप अमीर हो जाओगे ऐसा नहीं होता। पर हाँ ये कि एक्चुअली होगा क्या, कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उनकी आमदनी कम हो जाएगी। तो जैसे कि वो कहते हैं ना कि भाई अभी 3 लोगों का काम 1 लोग से कराएंगे पर लेकिन उसको 1.5 गुना ज्यादा तनख्वाह देंगे। तो इंडस्ट्री अपना फायदा देख रही है कि भाई मेरे तो 1.5 लोगों का जो है बच गई तनख्वाह, है ना। तो ये मतलब बड़ी एक तरह से नैरो थिंकिंग वाले लोग हैं, इनकी कोई समझ नहीं है समाज के बारे में। और क्योंकि इन्होंने पैसे कमा लिए हैं तो ये समझते मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, पर इनकी समझ नहीं है। और मिडिल क्लास पे भी या जो सर्विस क्लास है उस पे भी एक कंपल्शन है कि उसको भी एक मींस ऑफ इनकम तो चाहिए। तो उस तरीके से आपको, और लेबर लॉज का आपको लगता है कि लेबर लॉज में भी कहीं ना कहीं रिफॉर्म की जरूरत है? नहीं, देखिए लेबर लॉज में तो ये रिफॉर्म जो कह रहे हैं वो तो डिफॉर्म है, है ना। जैसे एग्रीकल्चर में जो उन्होंने किया उसको मैं डिफॉर्म बोलता था, रिफॉर्म नहीं। क्योंकि आप मतलब जो 85% जो छोटे किसान हैं उनको ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, है ना। जैसे अभी जो लेबर है उसका आप कह रहे हैं कि जी एक्स्ट्रा आवर्स काम करो, है ना, 12 घंटे का ये करो वो करो, तो उससे तो समस्या और बढ़ जाएंगी। ये तो जो सिर्फ संगठित क्षेत्र की बात सोच रहे हैं ना उनके ये तरफ से आ रहा है, पर उनकी नासमझी इतनी बड़ी है
मैं तो आश्चर्यचकित रह जाता हूँ कि नारायण मूर्ति जैसा व्यक्ति इतना नासमझ है कि उसको ये मतलब मैक्रो का समझ ही नहीं है। हाँ, तो नारायण मूर्ति नहीं, और भी जो बिजनेसमैन है वो यही चाहते हैं। वो तो अपना सिर्फ प्रॉफिट देख रहे हैं ना, उनको देश से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल देश छोड़ के जा रहे हैं। वो जो हमारा एलीट क्लास है उसको देश से कोई वास्ता नहीं रह गया। वो चाहता है कि हम इंटरनेशनल एलीट से जाके जुड़ जाएं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्कर्स का क्या हो रहा है, यहाँ पे शिक्षा का क्या हो रहा है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। वो तो अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं, मतलब स्कूल के लिए अब भेज रहे हैं। पहले तो कॉलेज के लिए भेजते थे, अब तो स्कूल के लिए। बीमार होते हैं तो वहां पे जाके इलाज कराते हैं। तो उनको देश से कोई वास्ता नहीं है, जो हमारा एलीट क्लास है ना। तो इसलिए वो तो बाहर की बात सोचते हैं, वो हमारे देश की बात तो नहीं सोचते। तो इनको तो मैं मतलब बोलता हूँ कि ये तो सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ना समझी की बात है। सो ट्रू। और अगर अभी भी नहीं नीतियों में परिवर्तन आया या नहीं वो चीज़ें की गई जो देश के लिए, हमने अभी देख किया ऑप सिंदूर में डिफेंस का भी हाल देख लिया, इकोनॉमिक्स का तो देख ही लिया है, पैंडेमिक एंड जीएसटी एंड एवरीथिंग, अभी भी नहीं करते तो आपको क्या लगता है कि अगले 10 साल में भारत कहाँ जा रहा है? बहुत भयंकर स्थिति हो जाएगी, क्योंकि एआई के आने से इतना ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी। अगर उसका समाधान आज हम नहीं सोच रहे तो आने वाले समय में तो कोप ही नहीं कर पाएंगे, अराजकता हो जाएगी। तो अगर 40-50% बेरोजगारी अगर हो जाती है तो कैसे परिवार चलेंगे, गरीबी होगी वगैरह वगैरह, लॉलेसनेस हो जाएगी। तो इसलिए हमें तो आज से सोचना पड़ेगा कि देश को सुचारू रूप से कैसे चलाएं, हर एक को रोजगार कैसे दें, हर एक के हाथ में आमदनी कैसे दें, है ना, जिससे कि आने वाले समय में जो और ज़्यादा परेशानी आएगी एआई की वजह से, उससे भी हम जूझ लेंगे। कि अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो हम नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क कम कर देंगे, है ना। उसके लिए हमें आज से तैयारी करनी पड़ेगी, जनता को तैयार करना पड़ेगा, अपने बिजनेसमैन को तैयार करना पड़ेगा कि भाई इस तरह से अगर हम नहीं सोचेंगे एक मैक्रो में, तो हम अगर अपने सेल्फ इंटरेस्ट में ही करते रहेंगे तो फिर देश ऐसे नहीं चल सकता। देश का मतलब ही होता है कि सबको देश का इंटरेस्ट ध्यान में रखना पड़ेगा। ये नहीं कि हम अपना नैरो इंटरेस्ट में हम अपने सिर्फ बिजनेस का इंटरेस्ट देख रहे हैं, या अगर मैं एमएनसी में काम कर रहा हूँ तो मेरी आमदनी तो अच्छी है तो मैं बाकी की नहीं सोचूंगा। ऐसे देश नहीं बड़ा होता। देश तो बड़ा होता है जब सबको देश की चिंता होगी, जब सब देश के हित में बात करेंगे। राइट। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और बहुत आप जिस तरीके से बातें बता सकते हैं शायद बहुत लोग नहीं बता सकते, क्योंकि आपके पास इतना एक्सपीरियंस, इतनी इन डेप्थ नॉलेज है। सो वी आर इटर्नली वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर टाइम एंड योर व्यूज। थैंक यू सो मच। और बहुत इन डेप्थ टॉपिक है, तो कभी आने वाले टाइम में ज़रूर मौका लगा और टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सर।